एपिसोड 8। मुझे बताइए कि क्या हो रहा है, लैला ने कहा। वो कोहनियों के बल उठ गई थी। डॉक्टर ने सांस ली और फिर लैला को बताया कि हॉस्पिटल में बेहोश करने वाली दवा नहीं थी और अगर हम देरी करेंगे तो आप अपना बच्चा खो देंगी। तो आप मुझे काट डालिए, लैला ने कहा। वो बिस्तर पर गिर पड़ी, अपने घुटने उठा लिए। मुझे चीर डालिए और मेरा बच्चा मुझे दीजिए। पुराने गंदे ऑपरेटिंग रूम के भीतर लैला एक स्ट्रेचर पर लेटी। डॉक्टर बेसिन में अपने हाथ रगड़ रगड़ कर धो रही थी। लैला कांप रही थी। हर बार जब नर्स एक पीले भूरे रिकेट में गीला कपड़ा उसके पेट पर फिराती, लैला अपने दांतों के बीच से हवा खींचती। एक दूसरी नर्स दरवाजे पर खड़ी थी। उसने चरमराता हुआ दरवाज़ा खोल रखा था ताकि बाहर झाँक सके। डॉक्टर ने अब अपना बुर्का उतार दिया था और मरियम ने देखा कि उसके रुपहले बालों की एक चोटी थी। उसकी आंखों के पपोटे भारी थे और उसके मुंह के किनारों पर थकान से छोटी छोटी थैलियां बन गई थी। वो चाहते हैं कि हम बुर्के में ही ऑपरेशन करें। डॉक्टर ने अपना सर को हिलाते हुए दरवाजे वाली नर्स को इशारे में कहा। वो नज़र रखी है, वो उनको आते हुए देखेगी तो मैं अपने आप को ढक लूँगी। उसने ये बात इतनी गुस्ताखी और लगभग बेरुखी से कही कि मरियम समझ गई कि इस औरत ने नाराज़गी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसने सोचा कि यहाँ एक ऐसी औरत है जो ये समझती है कि वो खुशकिस्मत है कि वो काम कर रही है, कि हमेशा ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ जिसे वो उससे छीन सकते थे। लैला के कंधों के दोनों तरफ खड़े लोहे के सरिये थे। जिस नर्स ने लैला का पेट साफ किया था उसने क्लिपों के ज़रिए उन पर चादर टांग दी। अब लैला और डॉक्टर के बीच एक पर्दा बन गया था। मरियम ने लैला के सर के ठीक पीछे जगह बनाई और अपना चेहरा इतना झुकाया कि उसके गाल छूने लगे। वो लैला के दांतों की कटकटाहट महसूस कर सकती थी। उनके हाथ एक दूसरे में गुंथे हुए थे। पर्दे पर मरियम ने डॉक्टर की परछाई को लैला के बाईं तरफ और नर्स की परछाई को दाहिने तरफ जाते देखा। लैला के होठ पूरे खिंच गए थे। उसके भिजे हुए दांतों की सतह पर लाल के बुलबुले बन रहे थे और फूट रहे थे। वो जल्दी जल्दी फुफकारती हुई आवाज़ें निकाल रही थी। दिल कड़ा रखें छोटी बहन, डॉक्टर ने कहा और वो लैला के ऊपर झुक गई। लैला की आंखें झटके से खुल गईं। इसके बाद उसका मुंह खुला। वो ऐसी ही बनी रही, ऐसी, बिल्कुल ऐसी, कांपती हुई। उसके गले की नसें तनी हुई थी, चेहरे पर पसीना बहता हुआ। उसकी उंगलियां मरियम की उंगलियों को कसती गईं। उसके चीख उठने से पहले जितना वक्त गुजरा था, मरियम उसके लिए हमेशा लैला की तारीफ़ करने वाली थी। लैला, पतझड़ 1999। गड्ढा खोदने का इरादा मरियम का था। एक सुबह उसने औजार रखने वाले छप्पर के पीछे मिट्टी के एक टुकड़े की तरफ इशारा किया। हम यहाँ खोद सकते हैं, वो अच्छी जगह है, उसने कहा। उन्होंने बारी बारी से ज़मीन पर फावड़ा चलाया और फिर मिट्टी निकाल कर बगल में रखी। उन्होंने एक बड़े या गहरे गड्ढे का मंसूबा नहीं बनाया था, इसलिए खोदने का काम उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था जितना ये हो गया था। ये सूखा था जो 1998 में शुरू हुआ था और ये अब दूसरा साल था जिसने हर जगह तबाही लाई हुई थी। पिछली सर्दियों में मुश्किल से ही बर्फ़ पड़ी थी और बसंत में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई थी। पूरे देश में किसान सूखी हुई ज़मीन छोड़ रहे थे, अपना सामान बेच रहे थे और पानी की तलाश में गांव दर गांव भटक रहे थे। वो पाकिस्तान या ईरान जा रहे थे, वो काबुल में बस रहे थे, लेकिन शहर में भी पानी की सतह नीची थी और उथले कुएं सूख गए थे। गहरे कुओं में कतारें इतनी लंबी होती थी कि लैला और मरियम को अपनी बारी के इंतज़ार में घंटों लग जाते। काबुल नदी बसंत की सालाना बाढ़ के बिना सूख गई थी और अब ये एक आम शौचालय थी जिसमें और कुछ नहीं, बस मैला और मलबा भरा हुआ था। इसलिए वो फावड़ा उठाकर चोट करती रही, लेकिन धूप में जली हुई ज़मीन चट्टान की तरह सख्त हो गई थी। अड़ियल मिट्टी कठोर थी और लगभग पथरा गई थी। मरियम अब 40 साल की थी। चेहरे के ऊपर लपेटे हुए उसके बालों में कुछ स्याह लटें भी थीं। उसकी आंखों के नीचे बादामी मांस चांद की शक्ल में थैलियों की तरह लटक गया था। उसने आगे के 2 दांत खो दिए थे, एक गिर गया था और दूसरा रशीद ने तोड़ दिया था जब उसने अनजाने में जल में गिर गया था। खुली धूप में पूरे वक्त आंगन में बैठे रहने से उसकी त्वचा रूखी और गहरे रंग की हो गई थी। वो बैठी जलमे को अजीज़ा का पीछा करते हुए देखती। जब काम पूरा हुआ
तब गड्ढा खोल लिया गया और वो उसके ऊपर खड़ी हुई और नीचे देखा। इसे काम करना चाहिए, मरियम ने कहा। जल में अब 2 बरस का था। वो घुंघराले बालों वाला एक गुदगुदा लड़का था। उसकी छोटी भूरी आंखें थी और चाहे कोई भी मौसम रहे उसके गालों पर रशीद की तरह ही एक गुलाबी धब्बा मौजूद रहता था। उसके बाल भी अपने अब्बा की ही तरह थे, मोटे और आधे चांद की शक्ल में, जो नीचे उसके माथे तक बिखरे रहते। जब लैला उसके साथ अकेली होती तो जल में एक मीठा हंसमुख का खेलता हुआ बच्चा हुआ करता। वो लैला के कंधों पर चढ़ना पसंद करता, उसके और अजीज़ा के साथ आंगन में छुपन छुपाई खेलना पसंद करता। कभी कभी शांत पलों में वो लैला की गोद में बैठकर उसे गाने को कहता। उसका पसंदीदा गीत था मुल्ला मोहम्मद जान। जब वो उसके घुंघराले बालों में गाती तो उसके मोटे पाँव लय में हिलाता और उसके साथ सुर में सुर मिलाता। अपनी बेसुरी आवाज़ में वो जो गा सकता था वो गाता। लैला को जलमे के गीले चुंबन अच्छे लगते, जिन्हें वो उसके गालों पर चस्पा कर देता। वो उसके गड्ढे पड़ती कोहनियों और मोटे नन्हे पैरों के पंजों को प्यार करती। लैला को उसे गुदगुदाना अच्छा लगता। उसको रैंक कर चलने के लिए कुशनों और तकियों की सुरंग बनाना अच्छा लगता। उसे अपने हाथों में सोते हुए देखना अच्छा लगता। वो हमेशा अपने एक हाथ से उसका कान पकड़कर सोता। उस दोपहर के बारे में सोचते हुए उसका पेट मरोड़ उठता, जब वो अपने पाँव के बीच में साइकिल के पहिए के तार के साथ जब वो फर्श पर लेटी हुई थी। यूँ तब उसके कितने करीब थी। अब तो वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसने कभी ऐसे ख्याल पर गौर भी किया था। उसका बेटा एक सौगात था और लैला को ये जानकर सुकून मिलता था कि उसका डर बेबुनियाद था, कि वो जलमे को अपने दिल की गहराइयों से प्यार करती थी, जैसे कि वो अजीज़ा को प्यार करती थी। लेकिन जलमे अपने अब्बा का अंधभक्त था और चूँकि वो ऐसा था, इसलिए जब भी उसके अब्बा उस पर दुलार बरसाने के लिए आसपास होते तो वो बदल जाता। तब जलमे एक विद्रोही खिलखिलाहट, एक गुस्ताख हंसी के साथ फुर्तीला बन जाता। अपने अब्बा की मौजूदगी में वो आसानी से हमलावर बन जाता, झगड़ता, लैला के डांटने पर भी बदमाशियाँ करता। पर रशीद के नहीं रहने पर वो ऐसा कभी नहीं करता। रशीद इन सब को पसंद करता था। ये होशियार होने की निशानी है, वो कहता। वो रशीद की लापरवाहियों के बारे में भी यही कहता, जब वो गोलियां निकाल कर थूकता, जब वो माचिस जलाता और जब वो रशीद के सिगरेट को चबाता। जब पैदा हुआ था तो रशीद ने उन्हें वो पलंग दे दी थी जिस पर वो लैला के साथ सोता था। वो उसके लिए एक नया पालना खरीद कर लाया, जिसकी बगलों की तख्तियों पर शेर और दुबके हुए तेंदुए पेंट किए हुए थे। उसे नए कपड़ों, नए झुनझुनों, नई बोतलों, नए डायपर पर पैसा खर्च किया, यहाँ तक कि वो इतना खर्चा उठा नहीं सकता था और अजीज़ा का पुराना सामान अब भी इस्तेमाल में लाया जा सकता था। एक दिन वो बैटरी से चलने वाला मोबाइल के साथ घर लौटा, जिसे उसने जलमे के पालने पर टांग दिया। नन्हे पीले काले वाली एक सूरजमुखी पर टंगे हुए थे और दबाने पर वो सुखड़ जाते और आवाज़ निकालते। उसे पलटने पर उनमें से एक धुन बजती। मैंने सोचा कि तुम्हारा कारोबार मंदा चल रहा है, तुमने तो ऐसे ही बोला था, लैला ने कहा। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं उधार ले सकता हूँ, उसने उपेक्षा से कहा। और उन्हें पैसा लौटाओगे कैसे? चीज़ें बदलेंगी, वो हमेशा बदलती हैं। देखो, उसे ये पसंद आया, देखा। ज़्यादातर दिन लैला अपने बेटे से महरूम रहती। रशीद उसे लेकर जाता और अपनी दुकान पर ले जाता और अपनी भरे हुए काम की मेज़ के नीचे रेंगने तथा पुराने रबड़ के सोलों और चमड़े के बचे हुए टुकड़ों से खेलने के लिए छोड़ देता। रशीद अपने लोहे के कीलों में डूबा रहता, रेगमाल पलट देता और उस पर एक चौकस निगाह रखता। अगर जल में जूतों का एक रैक गिरा देता तो वो नमी से, शांति से, हल्के से मुस्कुराते हुए उसे डांटता। अगर वो दोबारा ऐसा करता तो रशीद अपनी हथौड़ी नीचे रख कर उसे डेस्क पर बिठा देता और उससे बहुत प्यार से बातें करता। जलमे को लेकर उसके सब्र का पैमाना बहुत गहरा था और कभी छलकता नहीं था। शाम को वो साथ घर लौटते। जलमे का सर रशीद के कंधों पर उछलता रहता। दोनों से गोंद और चमड़े की गंध आती। वो इस तरह मुस्कुराते जैसे आपस में राश बांटने वाले 2 लोग मुस्कुराते हैं। ये एक ऐसी कपट भरी मुस्कुराहट होती कि मानो वो सारे दिन उस हल्की अंधेरी जूतों की दुकान में बैठे जूते नहीं बल्कि खुफिया मंसूबे बनाते रहे हों। रात के खाने पर जलमे अपने अब्बा के पास बैठना पसंद करता,
जहाँ वो अपना निजी खेल खेला करता। जब मरियम, लैला और अजीज़ा दस्तरखान पर प्लेटें सजाती, वो बारी बारी से एक दूसरे के सीने को कोंचते, खिलखिलाते, रोटियों के टुकड़े एक दूसरे पर फेंकते, फुसफुसाकर बातें करते जिसे दूसरे नहीं सुन पाते। अगर लैला उनसे बोलती तो इस अनचाही दखलंदाजी पर रशीद नाराज़गी से ऊपर देखता। अगर वो जलमे को रुकने को कहती तो वो इससे बुरा मान जाता। इससे भी बुरा, अगर जलमे उसके तरफ हाथ बढ़ाता तो रशीद उस पर आंखें तरेड़ता। लैला चिढ़ कर चली जाती। जलमे के 2 बरस का होने के कुछ हफ्तों के बाद एक रात रशीद टेलीविज़न और वीसीआर के साथ घर लौटा। दिन गर्म रहा था, लगभग सुहावना, लेकिन शाम ठंडी थी और बिना सितारों वाली एक घनी सर्द रात में बदल गई थी। उसने उसे बैठक की टेबल पर सेट किया। उसने कहा कि उसने इन चीज़ों को ब्लैक मार्केट से ख़रीदा है। फिर से कर्जा लिया? लैला ने पूछा। ये मैग्ना वॉक्स है। अजीज़ा कमरे में आई। जब उसने टीवी देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़ी। ध्यान से अजीज़ा जो, मरियम ने कहा, छूना नहीं। अजीज़ा ने बाल लैला की ही तरह हल्के हो आए थे। लैला उसके गालों में अपने जैसे गड्ढे देख सकती थी। अजीज़ा एक शांत ख्यालों में डूबी हुई नन्ही लड़की बन गई थी, जिसका बर्ताव लैला को उसकी 6 बरस की उम्र से परे का लगता था। वो अपनी बेटी के बोलने के सलीके पर, उसकी आवाज़ की लय और ताल पर, उसके सचेत तरीके से रुकने और उसके सुरों पर मुग्ध होती, जो इतने बालिग और उस देह से इतनी बेमेल होते जिससे वो निकलते। अजीज़ा ने ही अपने खुश मिजाज अधिकार 2 साथ खुद पर जलमे को रोज़ जगाने, नाश्ता कराने और उसके बालों में कंघी करने का जिम्मा ले रखा था। वही उसे सुलाती, अपने झगड़ालू भाई के साथ वही सुलह सफाई करती। उसके आसपास रहते हुए अजीज़ा उसे देखकर अजीब और बेचैन तरीके से सर हिलाती रहती। अजीज़ा ने टीवी का पावर बटन दबा दिया। रशीद ने त्योरियां चढ़ाकर उसे देखा। उसकी कलाई झटकती और टीवी को रुखाई से टेबल पर सेट करने लगा। ये जलमे का टीवी है, उसने कहा। अजीज़ा मरियम के पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई। उन दोनों को अब एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। इधर लैला को इससे खुशी होती कि मरियम अजीज़ा को कुरान की आयतें पढ़ाना सिखाने लगी थी। अजीज़ा अब सूरह इखलास और सूरह फातिहा ज़बानी पढ़ सकती थी और वो सवेरे की 4 रकात नमाज भी अदा कर सकती थी। उसे मुझे यही सिखाना है, मरियम ने लैला से कहा। ये बातें, ये नमाज़ें, इल्मी किताब के बारे में। मेरे पास बस यही तो एक सच्ची धरोहर रही है। अब जलमे कमरे में आ गया था। जिस तरह रशीद पहले से अंदाज़ा लगाए हुए देख रहा था, जैसे कि सड़क पर जादूगरों के करतब देखते हैं, जलमे ने टीवी का तार खींचा, बटन दबाए, उसके काले पर्दे को हथेलियों से दबाने लगा। जब उसने उन्हें उठाया, शीशे पर घनी नन्ही हथेलियाँ फीकी पड़ गईं। रशीद नाज से मुस्कुराया और जलमे को अपनी हथेलियाँ रखते और हटाते देखता रहा। तालिबान ने टीवी पर पाबंदी लगा दी थी। वीडियो टेप्स को सरेआम तोड़ा गया था। उसमें से टेप निकालकर बाड़ों पर टांग दिए गए थे। सैटेलाइट डिश को लैंप पोस्ट पर लटका दिया गया था। लेकिन रशीद का कहना था कि चीज़ों पर बस पाबंदी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें हासिल ही नहीं कर सकते। मैं कल से कुछ कार्टून वीडियो खोजूंगा, उसने कहा। मुश्किल नहीं होगा, अंडरग्राउंड बाज़ार से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तब तो शायद तुम हमें एक नया कुआं भी खरीद सकते हो, लैला ने कहा, जिस पर रशीद की तरफ से एक अपमानजनक निगाह का सामना करना पड़ा। बाद में जब एक और रात सादे भात पर गुजारी गई और सूखे को देखते हुए चाय को भुला दिया गया, जब रशीद ने एक सिगरेट पी ली, तब उसने लैला को अपने फैसले के बारे में बताया। नहीं, लैला ने कहा। उसने कहा कि वो पूछ नहीं रहा था। मुझे परवाह नहीं कि तुम पूछ रहे हो या नहीं। तुम परवाह करती अगर तुमको पूरी कहानी पता होती। उसने कहा कि उसने जितना बताया था उससे ज़्यादा दोस्तों से कर्ज ले रखा था। एक दुकान से अब उन 5 लोगों का गुजारा नहीं हो सकता था। तुम्हें परेशान होने से बचाने के लिए मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया। इसके अलावा उनसे इतनी कमाई होगी कि तुम हैरान रह जाओगी। लैला ने फिर से मना किया। वो बैठक में थे। मरियम और बच्चे रसोई में थे। लैला बर्तनों की खनखनाहट
जलमे की तेज़ हंसी और अपनी मजबूत समझदार भरी आवाज़ में मरियम से कुछ कहती अजीज़ा की आवाज़ सुन सकती थी। उसकी जैसी और भी होंगी, यहाँ तक कि उससे छोटी भी, रशीद ने कहा। काबुल में हर कोई यही कर रहा है। लैला ने कहा कि दूसरे लोग अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं इसकी उसे परवाह नहीं। मैं उस पर नज़दीक से नज़र रखूँगा, रशीद ने कहा। अब वो पहले से बेसब्र हो गया था। ये एक महफूज नुक्कड़ है, सड़क के उस पार मस्जिद है। मैं तुम्हें अपनी बेटी को सड़क के भिखारी नहीं बनाने दूंगी, लैला ने गुस्से से कहा। थप्पड़ की एक तेज़ आवाज़ आई। रशीद की मोटी उंगलियों वाला हाथ लैला के गालों के मांस पर पड़ा। इससे उसका सर झटका खा गया। रसोई से आवाज़ें आनी बंद हो गईं। एक पल के लिए घर पूरी तरह खामोश हो गया। गलियारे में दौड़ते कदमों की आवाज़ आई और फिर मरियम और बच्चे बैठक में थे। लैला और रशीद को बारी बारी से देख रहे थे। तभी लैला ने रशीद को मुक्का मारा। पहली बार उसने किसी को मारा था। इसमें उसके और तारिक के बीच की खेल खेल में मुक्केबाजी की गिनती शामिल नहीं है, लेकिन तब वो खुली मुट्ठियों से अपने आप में सचेत दोस्ताना तरीके से खेलते थे, जिनमें मुट्ठियों के बजाय थपकियाँ इस्तेमाल की जाती। वो ऐसे उत्तेजनाओं का ज़ाहिर रूप होती जो एक ही साथ पेचीदा भी होती और रोमांचक भी। उसका निशाना वो मांसपेशी होती जिसे तारिक अपनी प्रोफेसराना आवाज़ में डेल्टाइट कहता। लैला ने अपनी बंद मुट्ठी के मेहराब को देखा। उसने हवा में लहराते देखा और अपनी मुट्ठी पर रशीद के खूंटियों वाले खुरदुरे चमड़े की सलवटों को महसूस किया। ऐसी आवाज़ निकली मानो चावल की बोरी फर्श पर गिर गई हो। उसने उसे ज़ोर से मारा था। इसके असर से वो 2 कदम पीछे हट गया। कमरे की दूसरी तरफ से एक तीखी आवाज़ और चीखें आईं। लैला नहीं जान पाई कि कौन सी आवाज़ किसने निकाली थी। उस पल वो इतना हक्का बक्का थी कि किसी बात पर गौर नहीं कर रही थी या परवाह नहीं कर रही थी। उसका पूरा दिमाग उसी हरकत पर लगा हुआ था कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था जिसे उसके हाथ ने कर दिया था। जब ये हुआ उसे यकीन था कि वो शायद मुस्कुराई होगी। हाँ, शायद वो मुस्कुराई होगी जब उसे हैरान करते हुए रशीद कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। एक बार की लैला को लगा कि उसकी अजीज़ा की मरियम की ज़िंदगियों की मुश्किलें सहज रूप से उड़ गई हैं, जैसे जलमे की हथेली टीवी के पर्दे पर से उड़ गई थी। चाहे ये कितना भी बेतुका हो, ऐसा लगा कि उन लोगों ने जो कुछ भी बर्दाश्त किया था उसे इस सर्वोच्च पल के लिए बर्दाश्त करना मुनासिब ही था। जिस पल में की गई अवज्ञा से भरी ये कार्रवाई सारी अमर्यादाओं का अंत कर देने वाली थी। लैला ने इस पर गौर नहीं किया कि रशीद कमरे में लौट आया था, जब तक कि उसका हाथ उसके गले के गिर्द नहीं पड़ा, जब तक उसे अपने पैरों से उठाकर दीवार से नहीं मार दिया गया। ऊपर से उसका उपेक्षा से भरा हुआ चेहरा नामुमकिन तरीके से बड़ा दिख रहा था। लैला ने गौर किया कि उम्र के साथ वो कितना सूझता जा रहा था। उसकी नाक पर कितनी टूटी हुई नसें राह बनाती निकल रही थी। रशीद ने कुछ नहीं कहा, और सचमुच में क्या कहा जा सकता था, क्या कहने की ज़रूरत थी? अगर आपने अपनी बीवी के मुंह में बंदूक की नली ठूस दी हो तो? आंगन में गड्ढा खोदने की वजह छापे थे। ये कभी कभी माहवार पड़ते, कभी हफ्तावार। इधर तो रोज़ होने लगे थे। ज़्यादातर तो तालिबान चीज़ों को जब्त करते, किसी आदमी के पिछवाड़े में एक लात लगाते, 1 या 2 सरों को बचाते, लेकिन कभी कभी सरेआम पिटाई होती। पाँव के तलवों और हथेलियों में कोड़े लगाए जाते। हल्के से, मरियम ने अब कहा। उसने कगार पर घुटने टिका रखे थे। उन्होंने प्लास्टिक की चादर के सरों के पकड़े हुए टीवी को गड्ढे में उतारा जिसमें उसे लपेट दिया गया था। ये कारगर होना चाहिए, मरियम ने कहा। काम पूरा हो जाने के बाद उन्होंने गड्ढे को भरकर मिट्टी को हथेलियों से थपथपाया। उन्होंने थोड़ी मिट्टी आसपास भी बिखेर दी ताकि ये अलग ना दिखे। लो, मरियम ने अपनी पोशाक पर हाथ फिराते हुए कहा। उन्होंने राय की थी कि जब सुरक्षित होगा, जब तालिबान छापे कम कर देंगे, तो 1 या 2 या 6 महीनों में, या शायद इसमें उससे भी ज़्यादा वक्त लगे, वो खोद कर टीवी बाहर निकाल लेंगी। लैला के सपने में वो और मरियम औजारों के छप्पर के पीछे फिर से खोद रही थी, लेकिन इस बार वो अजीज़ा को गड्ढे में उतार रही थी। अजीज़ा की सांसें प्लास्टिक की चादर पर कोहरा बना रही थीं जिसमें उन्होंने उसे लपेट रखा था।
लैला ने उसकी खौफजदा आंखें प्लास्टिक को धकेलती उसकी हथेलियों की सफ़ेदी देखी। अजीज़ा फरियादें कर रही थी। लैला उसकी चीखें नहीं सुन पा रही थी। बस कुछ देर के लिए वो बोल रही थी, बस कुछ देर के लिए। छापा पड़ने वाला है, नहीं जानती तुम मेरी जान। जन छापा ख़त्म हो जाएगा तो अम्मी और खाला मरियम तुम्हें खोद कर निकाल लेंगी। मैं वादा करती हूँ मेरी जान। फिर हम खेल सकते हैं, तुम जो भी चाहोगी हम वो खेल सकते हैं। उसने फावड़े में मिट्टी भरी। जब मिट्टी का पहला ढेरा प्लास्टिक पर लगा तो लैला मुंह में मिट्टी का स्वाद लिए दम घुटने से जग पड़ी थी। मरियम सूखा सन 2000 की गर्मियों में अपने तीसरे और सबसे बदतरीन साल में दाखिल हो गया था। हेलमंद, चाबोल, कांधार में गांव खाना बदोश समुदायों में बदल गए थे, जो हमेशा पानी और मवेशियों के लिए हर चारे की तलाश में घूमते रहते। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उनकी बकरियां और भेड़ें और गायें मर गईं तो वो काबुल चले आए। वो काटते अरियाना पहाड़ी इलाके में काम चलाऊ झोपड़ियाँ खड़ी करके रहने लगे। इन भरी झोपड़ियों में कभी कभी एक साथ 15 से 20 लोग रहते थे। गर्मियों का यही मौसम टाइटैनिक का मौसम भी था। इन्हीं गर्मियों में मरियम और अजीज़ा शरारतों हंसी ठट्टों में उलझी रहती। अजीज़ा जैद करती और उसे जैक बनना है। चुप हो जाओ अजीज़ा जो। जैक मुझे बुलाइए। खाला मरियम बोलिए जैक। तुम्हें उन्हें जगा दिया तो तुम्हारे अब्बा गुस्सा करेंगे। जैक और आप हैं रोज़। आखिर में मरियम पीछे हट जाती, हार मान लेती और फिर से रोज़ बनना कबूल कर लेती। ठीक है तुम जैक हो, वो हार मानते हुए कहती। तुम जवानी में मर जाओ और मैं बूढ़ी होने तक जीऊँगी। हाँ लेकिन मैं एक हीरो की तरह मरूंगी, अजीज़ा कहती। जबकि तुम रोज़ तुम एक पूरी बेचारी ज़िंदगी मेरे लिए तरसते हुए गुजारोगी। तब वो मरियम के सीने पर बैठते हुए वो ऐलान करती, अब आप मुझे चूमेंगी। मरियम मना करते हुए सर हिलाती और अजीज़ा अपने हैरान कर देने वाले रवैये के साथ खुश होते हुए खुले हुए होठों से खिलखिलाती। कभी कभी जल में भी दबे पांव आकर खेल देखता। जब भी वो होता उससे पूछा जाता, तुम बर्फ़ का टीला बन सकते हो? अजीज़ा कहती। उन गर्मियों में टाइटैनिक का बुखार काबुल को जकड़े रहा। लोग पाकिस्तान से फिल्म की पायरेटेड कॉपीज़ चोरी छुपे लाते, कभी कभी तो अपने अंडरवियर तक में छुपा कर लाते। कर्फ्यू के बाद हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता, बत्तियां बुझाकर, आवाज़ धीमी करके जैक और रोज़ और बदनसीब जहाज़ की सवारियों के लिए आंसू बहाता। अगर बिजली होगी, मरियम, लैला और बच्चे भी इसे देखते। एक दर्जन भर बार और इससे भी ज़्यादा देर तक उन्होंने रात गए औजारों के छप्पर के पीछे के गड्ढे से टीवी को निकाला, बत्तियां बंद करके और खिड़कियों पर लिहाफ डालकर इसे देखा। काबुल नदी में दुकानदार नदी की सूखी पेटी में चले गए थे। जल्दी ही इसकी सख्त और सूखी हुई पेटी में ठेलों पर लगी गांठों में टाइटैनिक दरियाँ, टाइटैनिक कपड़े खरीदे जा सकते थे। टाइटैनिक डिओड्रेंट, टाइटैनिक टूथपेस्ट, टाइटैनिक परफ्यूम, पकौड़ा और यहाँ तक कि टाइटैनिक बुल्के भी मिलने लगे थे। एक खास ज़िद्दी भिखारी ने खुद को टाइटैनिक भिखारी कहना शुरू कर दिया था। टाइटैनिक शहर जन्म ले चुका था। ये गीत है, वो कहते। नहीं, समुद्र है, लग्जरी, जहाज, सेक्स है, वो फुसफुसाते। लियो, अजीज़ा शर्माते हुए कहती। ये कुल मिलाकर लियो के बारे में है। हर कोई जैक को चाहता, लैला ने मरियम से कहा। एक ऐसा ही है, हर कोई जैक को तबाही से बचाना चाहता है, लेकिन जैक ही नहीं। जैक लौट नहीं रहा है, जैक तो मर चुका है। फिर उन्हीं गर्मियों में बाद के दिनों में एक कपड़ा बेचने वाला सोने से पहले अपना सिगरेट बुझाना भूल गया। आग से वो तो बच गया, लेकिन उसका स्टोर नहीं बचाया जा सका। आग आसपास के स्टोर तक फैल गई, जिसमें एक सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान, फर्नीचर और बेकरी की दुकानें भी थी। लोगों ने रशीद को बताया कि अगर हवा पश्चिम के बजाय पूरब की तरफ बही रही होती तो उसकी दुकान बच सकती थी, जो ब्लॉक के कोने पर थी। उन्होंने हर चीज़ बेच दी। पहले मरियम की चीज़ें बिकी, फिर लैला की। अजीज़ा के बचपन के कपड़े, वो थोड़े से खिलौने जिन्हें खरीद देने के लिए लैला को रशीद से झगड़ना पड़ा था। अजीज़ा इस पूरी कार्रवाई को एक हारी हुई निगाह से देखती रही। रशीद की घड़ी भी बिक गई, उसका पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो, उसकी नेकटाई का जोड़ा, जूते, उसकी शादी की अंगूठी, पलंग, टेबल, कालीन, कुर्सियाँ भी चली गईं। रशीद ने जब टीवी बेचा तो बौखलाए हुए जलमे ने खूब रोना धोना मचाया।
आँख के हादसे के बाद रशीद लगभग पूरे दिन घर पर रहता। वो अजीज़ा को थप्पड़ मारता, मरियम को लाते लगाता, चीज़ें फेंकता। लैला में वो मीन में खोजा करता, उसके महकने पर, उसके कपड़े पहनने के तरीके पर, बालों को कंघी करने के उसके तरीके पर और उसके पीले पड़ते दांतों पर भी। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने एक परी से शादी की थी और अब मैं एक खूसट बुढ़िया के साथ बैठा हूँ। तुम मरियम बनती जा रही हो। उसे हाजी यागम मस्जिद के पास कबाब हाउस की नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो और एक ग्राहक झगड़ा कर बैठे थे। ग्राहक ने शिकायत की कि रशीद ने बेरुखी से उसकी टेबल पर रोटी पटकी थी। दोनों ने एक दूसरे को कड़ी बातें कहीं। रशीद ने ग्राहक को बंदर के मुंह वाला उज़्बेक कहा। एक बंदूक निकली। इसके जवाब में कबाब के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक सीख तलाशी गई। रशीद की कहानी के मुताबिक उसने सीख तानी थी और मरियम को इसमें शक था। उसे तैमानी के रेस्टोरेंट से भी छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि ग्राहकों ने देर तक इंतज़ार कराए जाने की शिकायत की थी। रशीद का कहना था कि रसोईया ही सुस्त और आलसी था। शायद तुम ऊँघने लग जाते होंगे, लैला ने कहा। उसे उकसाओ नहीं लैला जो, मरियम ने कहा। औरत, मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, वो बोला। या तो तुम सो रहे होंगे या सिगरेट पी रहे होंगे। खुदा कसम, तुम उससे अलग नहीं हो सकते जो तुम हो। और फिर वो लैला के पीछे पड़ा, उसके सीने, उसके सर, उसके पेट पर मुक्के मारने लगा, उसके बाल नोचने लगा, उसे कुएं में धकेलने ले जाने लगा। अजीज़ा कांपते हुए उसकी कमीज़ खींच रही थी, जल में भी चिल्ला रहा था और उसकी पकड़ से अम्मी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। रशीद ने बच्चों को परे धकेल दिया, लैला को ज़मीन पर पटका, उसे लात मारने लगा। मरियम लैला के ऊपर लेट गई। रशीद ने लातें मारना जारी रखा जो अब मरियम को लग रही थी। रशीद के मुंह से थूक उड़ रहा था, उसकी आंखें कातिलाना इरादे से चमक रही थीं। वो तब तक लात चलाता रहा जब तक वो थक नहीं गया। खुदा कसम, तुम मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए मजबूर कर रही हो लैला, हाँफते हुए वो बोला। फिर वो झोंके की तरह घर से निकल गया। जब पैसे ख़त्म हो गए तो भूख उनकी ज़िंदगी में प्रसरने लगी। फिर तेज़ी से बढ़ती हुई भूख उनकी ज़िंदगियों का अहम हिस्सा बन गई थी। उससे लैला और मरियम हैरान रह गईं। उबला हुआ सफ़ेद भात, जिसके साथ अब गोश्त या सॉस भी नहीं होता, एक दुर्लभ दावत हुआ करती। अब बढ़ती हुई खतरनाक नियमितता के साथ वो उपवास करने लगे थे। कभी कभी रशीद एक टिन या ब्रिटल में सार्डिन या सूखी रोटियां ले आता जो स्वाद में लकड़ी के बुरादे जैसी लगती। हाथ काट लिए जाने का जोखिम उठाकर कभी कभी वो सेबों के चुराए हुए थैले ले आता। राशन की दुकानों में वो रेवियोली के डब्बे सावधानी से जेब में छुपा कर लाता, जिन्हें वो 5 हिस्सों में बांटते। जलमे को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता। वो कच्चे शलजम पर नमक छिड़क कर खाते। रात के खाने में वो म्यान की लंबी पत्तियां, काले पड़ गए केले खाते। भूख से मौत एकाएक एक खास आशंका बन गई थी। किसी को उसके लिए बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मरियम ने पड़ोस के एक बेवा के वांग में सुना जिसने सूखी रोटियों में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे पीसा और अपने सभी 7 बच्चों को खिला दिया। सबसे बड़ा हिस्सा उसने खुद के लिए रख लिया था। अजीज़ा की पसलियाँ दिखने लगी थीं। उसके गालों की चर्बी गायब हो गई थी। उसके पंजे दुबले हो गए थे। उसकी रंगत हल्की चाय की तरह हो आई थी। जब मरियम उसे उठाती तो वो उसकी तनी हुई चमड़ी पर उसके कूल्हे की चुभती हुई हड्डी को महसूस करती। जल में घर में लेटा रहता, उसकी आंखें सुस्त और आधी बंद रहती, या फिर अपने अब्बा की गोद में दरी की तरह पड़ा रहता। जब वो थोड़ी ऊर्जा जुटा पाता तो वो सोने के लिए रोता, लेकिन उसकी नींद दौरों से भरी हुई और अनियमित हो गई थी। मरियम जब उठती तो उसकी नज़रों के आगे सफ़ेद घेरे नाचते, उसका सर घूमता, उसके कान हमेशा बजते रहते। उसे भूख के बारे में मुल्ला फैजुल्ला की बात याद आती, जिसे वो रमज़ान शुरू होने पर कहा करते थे, सांप का काटा हुआ आदमी तक सो सकता है लेकिन भूखा नहीं सो सकता। मेरे बच्चे मरने वाले हैं, ठीक मेरी आंखों के सामने। वो नहीं मरेंगे लैला जो, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। सब ठीक हो जाएगा लैला जो, मुझे पता है कि क्या करना है। एक तपते हुए गर्म दिन को मरियम ने बुर्का पहना और वो और रशीद पैदल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल गए। बस किराया अब एक महंगी विलासिता थी और खड़ी पहाड़ियों के ऊपर पहुँचते पहुँचते मरियम को देर हो गई।
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे चक्कर आए और 2 बार उसे रुकना पड़ा ताकि चक्कर थम जाए। होटल के दाखिले पर रशीद एक डोरमैन से दुआ सलाम करके गले मिला, जिसने बरगंडी सूट और बिसर टोपी पहन रखी थी। उनमें कुछ दोस्ताना लगने वाली बातचीत हुई। रशीद उस डोरमैन की कोहनी थामे हुए बात कर रहा था। उसने एक बार मरियम की तरफ भी हाथ उठाया और दोनों उसे देखने लगे। मरियम ने सोचा कि उस डोरमैन में कोई जानी पहचानी बात थी। डोरमैन के भीतर जाने के बाद मरियम और रशीद बाहर इंतज़ार करने लगे। उस जगह से जहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा दिख रहा था, मरियम को पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट और उसके पार पुराना खैर खाना, जिला और मज़ार की तरफ जाता रास्ता दिख रहा था। दक्षिण में वो रोटियों के कारखाने सीलों को देख सकती थी, जो बहुत दिनों से बंद था। इसकी पीली दीवार उस गोलीबारी के खुले हुए छेदों के साथ सर उठाए झांक रही थी, जिसे उसने ऊपर झेला था। उससे भी आगे दक्षिण में वो दारुल अमन पैलेस के गिरे हुए खंडरों को देख पा रही थी, जहाँ बरसों पहले रशीद उसे पिकनिक पर ले गया था। उस दिन की याद अतीत का एक ऐसा टुकड़ा थी जो अब उसकी अपनी ज़िंदगी का अतीत नहीं लगता था। मरियम अपना ध्यान इन्हीं चीज़ों पर, जगहों पर, इमारतों पर लगाए रखी। उसे डर था कि अगर उसने अपना दिमाग भटकने दिया तो वो अपना होश को खो बैठेगी। हर कुछ मिनट में जीपें और टैक्सियाँ होटल के दाखिले तक आती। डोरमैन सवारियों का स्वागत करने के लिए भाग कर जाते। सभी सवारियाँ मर्द होती, हथियार लिए हुए, दाढ़ी बढ़ाए, पगड़ी पहने हुए। वो सभी कारों से एक जैसे हौसले और रौब-दाब के साथ निकलती। होटल के दरवाजे के पार ओझल होते हुए उनकी बातों के टुकड़े मरियम को सुनाई देते। उसे पश्तो और फारसी सुनाई देती, लेकिन उर्दू और अरबी भी। हमारे असली मालिकों से मिलो, रशीद ने धीमी आवाज़ में कहा। पाकिस्तानी और अरब इस्लामवादी, तालिबान तो बस इनकी कठपुतलियाँ हैं। ये बड़े खिलाड़ी हैं और अफ़गानिस्तान इनके खेल का मैदान है। रशीद ने बताया कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि तालिबान इन लोगों को देश भर में खुफिया कैंप लगाने की इजाज़त दे रहे हैं, जहां नौजवान फ़िदाइन, बमबाज और जिहादी लड़ाके बनने के लिए ट्रेनिंग किए जाएंगे। उनको इतनी देर क्यों लग रही है? मरियम ने कहा। रशीद ने थूक फेंका और लात मारकर उसे धूल से ढक दिया। घंटे भर बाद वो मरियम और रशीद उस डोरमैन के पीछे पीछे भीतर जा रहे थे। खुशनुमा ठंडी लॉबी से होकर ले जाए जाते हुए उनकी एड़ियाँ टाइलों वाले फर्श पर बज रही थीं। मरियम ने 2 लोगों को चमड़े की कुर्सियों पर बैठे देखा। इनके बीच में राइफ़लें और कॉफ़ी टेबल रखी थी। अब वो काली चाय पीते हुए एक प्लेट में रखी रस में डूबी हुई जलेबियाँ खा रहे थे। मरियम को अजीज़ा का ख्याल आया, जिसे जलेबियाँ बहुत पसंद थी, और उसने नज़र दूसरी ओर फेर ली। डोरमैन उन्हें बाहर एक बालकनी में ले गया। अपनी जेब से उसने एक छोटा सा काला कॉर्डलेस फ़ोन और कागज़ का एक टुकड़ा निकाला, जिस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उसने रशीद को बताया कि ये उसके सुपरवाइज़र का सैटेलाइट फ़ोन था। मैंने तुम्हारे लिए 5 मिनट हासिल किए हैं, उसने कहा, इससे ज़्यादा नहीं। तशक्कुर, रशीद ने कहा। मैं इसे नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। डोरमैन ने सर हिलाया और चला गया। रशीद ने नंबर डायल किया। उसने मरियम को फ़ोन दे दिया। फ़ोन पर घंटी की खरोंचती हुई आवाज़ सुनते हुए मरियम का दिमाग भटकने लगा। वो वहाँ जाकर जब उसने आखिरी बार जलील को देखा था, ये 13 साल पहले 1987 का बसंत था। वो उसके घर के बाहर गली में छड़ी के सहारे झुका हुआ खड़ा था। उसके बगल में हेरात की लाइसेंस प्लेट वाली नीली बेंच खड़ी थी, जिसकी छतों, हुड और ट्रंक को एक सफ़ेद पट्टी बांध रही थी। वो घंटों वहाँ खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। थोड़ी थोड़ी देर में वो उसका नाम पुकारता, जैसे मरियम एक बार उसके घर के बाहर उसे पुकार रही थी। मरियम ने एक बार बस थोड़ा सा पर्दा सरका कर उसे एक झलक देखा था, केवल एक झलक, लेकिन ये देख लेने के लिए उतनी ही देर काफ़ी थी कि जलील के बाल सफ़ेद हो गए थे। वो झुकने लगा था। उसने चश्मा पहन रखा था, हमेशा की तरह एक लाल टाई लगा रखी थी और सीने की जेब में एक सफ़ेद रुमाल तिकोना मोड़ कर लगाया हुआ था। सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर गया कि वो दुबला हो गया था, पहले से कहीं ज़्यादा दुबला, और तब उसने याद किया कि उसका गहरा स्याह कोट उसके कंधों पर झूल रहा था और पैंट उसकी एड़ियों तक लटक गई थी। पल भर के लिए ही सही, लेकिन जलील ने भी उसे देख लिया था। पर्दे की उस झिरी से ही उनकी आंखें थोड़ी देर को मिली, जिस तरह बरसों पहले वो इसी तरह पर्दों के एक और जोड़े के पीछे से मिली थी।
लेकिन तभी मरियम ने जल्दी से पर्दा खींच लिया था। वो बिस्तर पर बैठ गई और उसके जाने का इंतज़ार करती रही। उसे अब उस खत का ख्याल आया जिसे जलील उसके दरवाजे पर छोड़ गया था। कई दिनों तक उसने उसे अपने तकिए के नीचे रखा। कभी कभी वो उसे उठाती, हाथों में उलट पलट कर देखती। आखिर में उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और अब वो इतने बरसों के बाद उसे फ़ोन कर रही थी। मरियम को अब अपने लड़कपन की बेवकूफ़ी भरी आन पर पछतावा हो रहा था। उसने चाहा कि उसने जलील को भीतर आने दिया होता। उसे भीतर आने देने में, उसके साथ बैठने में, जो बात वो कहने आया था उसे कहने देने में क्या हर्ज था। वो उसका बाप था। ये सही था कि वो एक अच्छा बाप नहीं था, लेकिन रशीद के बुरे व्यवहार या उसकी क्रूरता और हिंसा से तुलना करने पर, जिससे उसने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते देखा था, उसे जलील की गलतियाँ कितनी साधारण लग रही थीं। उन्हें माफ़ किया जा सकता था। उसने चाहा कि काश उसने उसका खत ना फाड़ा होता। एक मर्द की गहरी आवाज़ तभी उसके कानों में बजी और उसने बताया कि वो हेरात के मेयर के दफ्तर में है। मरियम ने गला साफ़ किया। सलाम बिरादर, मैं किसी को खोज रही हूँ जो हेरात में रहते हैं या बरसों पहले रहते थे। उनका नाम जलील खान है। वो शारे 9 में रहते थे और उनका एक सिनेमा घर था। क्या आपको उनका पता ठिकाना मालूम है या आप कुछ बता सकते हैं? मर्द की आवाज़ में चिढ़ साफ सुनाई दे रही थी। आपने इसके लिए मेयर के दफ्तर में फ़ोन किया है? मरियम ने बताया कि उसे नहीं मालूम कि किस जगह उसने फ़ोन किया है या उसे कहाँ फ़ोन करना चाहिए। माफ़ कीजिए ब्रदर, मुझे पता है आपको अहम काम देखने हैं, लेकिन ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है जिसके लिए मैंने फ़ोन किया है। मैं उन्हें नहीं जानता। सिनेमा घर तो बहुत सालों से बंद है। शायद कोई और हो जो उन्हें जानता हो। ऐसा कोई नहीं है। मरियम ने आंखें बंद कर ली। मेहरबानी करके ब्रदर, बच्चों का मामला है, छोटे छोटे बच्चों की बात है। और एक लंबी गहरी सांस। शायद कोई हो। यहाँ एक माली है जो पूरी ज़िंदगी यहीं रहा है। मेहरबानी करके उससे पूछिए। कल फ़ोन कीजिएगा। मरियम ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास फ़ोन बस 5 ही मिनटों के लिए है। मैं ये दोबारा नहीं कर पाऊँगी। दूसरे सिरे से क्लिक की आवाज़ आई और मरियम ने सोचा कि उसने फ़ोन रख दिया है, लेकिन वो कदमों का आवाज़ें, बातें, दूर से बजती कार की सीटी और क्लिक क्लिक की लय के साथ किसी मशीन की गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थी। शायद ये बिजली का पंखा था। मरियम ने फ़ोन दूसरे कान से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। ख्यालों में उसने मुस्कुराते हुए जलील को देखा जो अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। आह, बेशक, खैर तो ये लो। बिना किसी और सजावट के पत्तियों की शक्ल का एक पेंडेंट, जड़े हुए चांद और सितारों की लटकन वाले नन्हे सिक्के। पहनकर देखो मरियम, जो आपको कैसे लगा? मुझे लगता है तुम एक रानी जैसी दिख रही हो। कुछ मिनट और गुजरे। इसके बाद कदमों की आवाज़ें, चरमराने की आवाज़ और एक क्लिक। वो उनको जानता है। वो जानता है? हाँ, उसने यही बताया। वो कहाँ है? क्या इस आदमी को पता है कि जलील खान कहाँ है? पल भर की चुप्पी। उसका कहना है कि वो कुछ बरस पहले 1987 में मर गए। मरियम का पेट बैठ गया। बेशक उसने इस संभावना पर भी सोचा था। जलील अब 75 पार कर चुका होता, लेकिन तब वो मर रहा था। हेरात से चलकर वो अलविदा कहने आया था। वो बालकनी की कगार पर चली गई। वहाँ से वो होटल का स्विमिंग पूल देख सकती थी जो कभी मशहूर था और अभी खाली और गंदा था। उसमें गोलियों के छेदों के निशान थे और टाइलें झड़ नहीं थी और एक अस्त व्यस्त टेनिस कोर्ट था जिसके बीच में चीथड़े हो चुकी जाली सांप की कैचुल की तरह लटकी हुई थी। अब मुझे जाना होगा, एक दूसरे सिरे पर आवाज़ ने कहा। जहमत देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ बिरादर, मरियम ने फ़ोन पर बेआवाज़ रुलाई को रोते हुए कहा। मन में उसने जलील को अपनी तरफ हाथ लहराते हुए, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछलकर धारा को पार करते हुए तोहफ़ों से फूली हुई जेब के साथ आते देखा। उन सारे वक्तों को याद किया जब वो दम साधे उसका इंतज़ार करती, खुदा से कहती कि वो उसके साथ कुछ और समय गुजारने का मौका दे। शुक्रिया, मरियम ने कहना शुरू किया।
लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी फ़ोन रख चुका था। रशीद उसे देख रहा था। मरियम ने इनकार में सर हिलाया। बेकार, बिल्कुल बकवास। जैसी बेटी वैसा बाप। उसे मरियम से फ़ोन छीनते हुए और उसे धक्का देते हुए कहा। लॉबी से निकलते हुए रशीद फुर्ती से कॉफ़ी टेबल की तरफ गया जो अब खाली थी, और वहाँ बची रह गई आखिरी जलेबी जेब में रख ली। वो उसे घर ले आया और जलमे को दे दिया। लैला। एक कागजी थैली में अजीज़ा ने ये चीज़ें पैक की। अपनी फूलदार कमीज़ और मौजों का अकेला जोड़ा, अपने बेमेल ऊनी दस्ताने, एक पुराना कोहड़े के रंग का कंबल जिस पर सितारे और ऑर्बिट बने हुए थे, एक दरार पड़ा हुआ प्लास्टिक का कप, एक केला और अपने 500 का सेट। 2001 में लैला के 23वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले की अप्रैल की एक सर्द सुबह थी। आसमान सियाह था और नाखुशगवार ठंडी हवा स्क्रीन रोल को भड़बड़ा रही थी। लैला ने कुछ दिन पहले सुना था कि अहमद शाह मसूद फ्रांस गया था और उसने यूरोपीय संसद से बात की थी। मसूद अब अपने उत्तरी इलाके में था जहां वो उत्तरी गठबंधन की रहनुमाई कर रहा था। ये गठबंधन तालिबान के खिलाफ अभी लड़ रहा अकेला विरोधी समूह था। यूरोप में मसूद ने पश्चिम को अफ़गानिस्तान के आतंकवादी शिविरों के बारे में चेताया था और अमेरिका के साथ साथ उनसे फरियाद की थी कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करें। अगर सदर बुश हमारी मदद नहीं करते, उसने कहा था, तो ये दहशतगर्द जल्दी ही अमेरिका यूरोप को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके महीने भर पहले लैला को पता लगा कि तालिबान ने बामियान के विशाल बुद्धों की दरारों में TNT लगाकर उन्हें उड़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धों की मूर्तियाँ बुत परस्ती और गुनाह की चीज़ें थीं। अमेरिका से लेकर चीन तक पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया। पूरी दुनिया की सरकारों, इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं ने चिट्ठियाँ लिखकर तालिबान से फरियाद की कि अफ़गानिस्तान के इन महान ऐतिहासिक कलाकृतियों को तबाह न किया जाए। लेकिन तालिबान ने अपने करते हुए 2000 साल पुराने बुद्धों को बम से उड़ा दिया। हर धमाके के साथ वो अल्लाह अकबर कहते। हर बार धूल के बादलों में मूर्तियों के हाथ या पैर उड़ने पर खुशी से चिल्लाते। लैला को 1987 में उनमें से एक बड़े बुद्ध के ऊपर बाबी और तारिक के साथ खड़े होना याद आया। धूप से रोशन उनके चेहरों पर हवा के झोंकों का पड़ना, नीचे दमकती हुई वादी में गोल गोल घूमते बाज को उड़ते देखना याद आया। लेकिन जब लैला ने मूर्तियों के तोड़े जाने के बारे में सुना तो उस पर इसका असर नहीं हुआ। उसके लिए मुश्किल से ही ये बात मायने रखती थी। अब उसकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी ही धूल में इतनी मिल गई थी तो वो क्या मूर्तियों की परवाह करती। जब तक रशीद ने नहीं कहा उनके चलने का वक्त हो गया है, वो बैठक के कोने में फर्श पर बिना कुछ बोले पत्थर जैसा चेहरा बनाए बैठी रही। उसके बिखरे हुए बालों की लटें चेहरे पर झूल रही थी। चाहे वो कितनी भी सांस खींचे, लैला को लग रहा था कि वो अपने फेफड़ों में पूरी हवा नहीं भर पा रही थी। कारते सेहे के रास्ते में जल में रशीद के बाहों में उछलता रहा और अजीज़ा मरियम का हाथ पकड़े चुपचाप उसके बगल में जल्दी जल्दी चलती रही। हवा अजीज़ा की ठोड़ी के नीचे बंधे कंधे स्कार्फ को और उसके पोशाकों की किनारी को उड़ा रही थी। हर एक कदम के साथ अजीज़ा अब और उदास होती जा रही थी, ज्यों-ज्यों वो महसूस करने लगी थी कि उससे झूठ बोला गया था। अजीज़ा को सच बताने की हिम्मत लैला नहीं जुटा पाई थी। उसने उसे बताया था कि वो एक स्कूल जा रही है, एक ऐसा ख़ास स्कूल जहाँ बच्चे खाते और सोते हैं और क्लास के बाद घर नहीं लौटते। अब अजीज़ा बार बार लैला से वो सवाल कर रही थी जो वो पिछले कई दिनों से उससे पूछ रही थी। क्या बच्चे अलग अलग कमरों में सोते हैं या सारे एक ही बड़े कमरे में सोते हैं? क्या वो दोस्त बना सकती है? क्या लैला को यकीन था कि वहाँ टीचर अच्छे होंगे? और सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ कितने समय तक रहना होगा? वो एक कब्ज़ाई हुई बैरकनुमा इमारत से 2 ब्लॉक पहले रुक गए। जलमे और मैं यहाँ इंतज़ार करेंगे, रशीद ने कहा। ओह, मैं भूल जाऊँ इससे पहले। रशीद ने अपनी जेब से च्युइंगम का टुकड़ा निकाला और विदाई के वक्त के तोहफे के बतौर अजीज़ा की तरफ बढ़ाया। वो जड़ और उदास दिख रहा था। अजीज़ा ने उसे ले लिया और बुदबुदा कर शुक्रिया कहा। अजीज़ा के सलीके और माफ़ कर देने की उसकी बड़ी काबिलियत पर लैला मुग्ध हो गई और उसकी आंखें भीग गई। उसका दिल उमड़ पड़ा और इस दुख से वो बेसुध हो गई कि आज दोपहर में अजीज़ा उसकी बगल में नहीं सोई होगी।
कि वो अपने सीने पर अजीज़ा के हल्के हाथ का वज़न, उसकी पसलियों में अजीज़ा के सर का दबाव, उसकी गर्दन को गर्माहट से भरती अजीज़ा की सांसों, अपने पेट को दबाती उसकी एड़ियों को महसूस नहीं कर पाएगी। जब अजीज़ा दूर हो जाने लगी तो ज़ल्मी रोने चिल्लाने लगा, जी जा जी जा। उसने अब्बा की बाहों में कसमसाने और पाँव झटकने लगा। अपनी बहन को पुकारता रहा जब तक कि सड़क पार एक मदारी के बंदर की तरफ उसका ध्यान नहीं भटका। आखिर के 2 ब्लॉक मरियम, लैला और अजीज़ा अकेले गईं। इमारत पर पहुंचे तो लैला को उसकी दरकी हुई बाहरी दीवार, लटकी हुई छतें, गायब खिड़कियों पर कीलों से ढकी हुई लकड़ी के तख्ते और गिरती हुई दीवार के ऊपर लगे झूले का ऊपरी सिरा दिखा। वो दरवाजे पर रुक गए और लैला ने अजीज़ा को फिर से वही बात कही जो वो उससे पहले कह चुकी थी। और जब वो तुम्हारे अब्बा के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? उन्हें मुजाहिदीनों ने मार डाला, अजीज़ा ने कहते हुए ऐसा मुंह बनाया कि मानो वो इसके बारे में बहुत नहीं जानती हो, लेकिन उसे पता था कि ये बहुत जोखिम से भरा हुआ है। अच्छा है अजीज़ा, समझ गई ना? क्योंकि ये ख़ास स्कूल है, अजीज़ा ने कहा। और जब वो यहाँ आ चुके थे और इमारत एक हकीकत थी, इस बात से वो हिली हुई दिख रही थी। उसका निचला होठ काँप रहा था, उसकी आंखें रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। और लैला ने ये देख लिया कि वो बहादुर बनने के लिए कितना जद्दोजहद कर रही है। अगर हम सच बता दें, अजीज़ा ने एक पतली आवाज़ में बिना सांस लिए हुए कहा, तो वो मुझे नहीं रखेंगे। ये ख़ास स्कूल है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं पूरे वक्त आती रहूँगी अजीज़ा जो, मैं वादा करती हूँ। पता नहीं लैला किस तरह ये बोल पाई। और मैं भी, मरियम ने कहा, हम यहाँ तुमसे मिलने आएंगे अजीज़ा जो, और हमेशा की तरह हम साथ खेलेंगे। बस कुछ समय की बात है, जब तक तुम्हारे अब्बा को काम नहीं मिल जाता। यहाँ खाना भी मिलता है, लैला बेचैन होते हुए बोली। उसे बुरके से सुकून मिला कि अजीज़ा ये नहीं देख सकती थी कि वो भीतर ही भीतर कैसे बिखर रही थी। यहाँ तुम भूखी नहीं रहोगी, वो भात और रोटी और पानी देते हैं, शायद फल भी देते हैं। लेकिन यहाँ आप नहीं रहोगी और मेरे साथ खाला मरियम भी नहीं होंगी। मैं आकर तुमसे मिला करूँगी, लैला ने कहा। पूरे वक्त मुझे देखो अजीज़ा, मैं आकर तुमसे मिलूँगी। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, अम्मी। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तुमसे आकर मिलूँगी। यतीम खाने का डायरेक्टर एक झुका हुआ पतले सीने वाला आदमी था, जिसका चेहरा खुशगवार लकीरों से भरा हुआ था। वो गंजा था और उसकी लंबी बिखरी हुई दाढ़ी थी, आंखें मटर की तरह थी। उसका नाम ज़मान था। उसने टोपी पहन रखी थी, उसके चश्मे के शीशे चटके हुए थे। अपने दफ्तर की तरफ ले जाते हुए उसने लैला और मरियम से उनके नाम पूछे। उसने अजीज़ा का नाम और उम्र भी पूछा। वो एक कम रोशनी वाले गलियारे से होकर गुजरे, जहाँ नंगे पाँव बच्चे निकल कर झाँक रहे थे। कुछ के सर मुंडे हुए थे, कुछ के नहीं। उन्होंने उधड़ी हुई आस्तीनों वाले स्वेटर, घुटनों पर घिसकर तार तार हो चुकी चीथड़े हुई जीन्स पहन रखी थी। उनके कोटों में टेप के पैबंद लगे थे। लैला को साबुन और टैल्कम, अमोनिया और पेशाब की गंध महसूस हुई। उसने महसूस किया कि लैला भी समझने लगी थी और अब वो सुबक रही थी। लैला को आंगन की एक झलक मिली। घास पतवार, सूखा हुआ झूला, पिचकी हुई बास्केटबॉल। जिन कमरों से होकर वो गुजरे उनमें कोई साजो सामान नहीं था। खिड़कियां प्लास्टिक की चादरों से ढकी गई थीं। एक कमरे से एक लड़का निकला। उसने लैला की कोहनी पकड़ ली और उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगा। एक असिस्टेंट ने अपना झाड़ा नीचे रखा और बच्चे को हटा दिया। ज़मान यतीमों के साथ नरमी से पेश आता दिख रहा था। पास से गुजरते हुए उसने कुछ के सरों को थपथपाया, उन्हें एकाध दोस्ताना बातें की, उनके बालों को सहलाया, और ये सब उसने बिना एहसान जताए किया। बच्चों को उसका छूना अच्छा लगता था। लैला को लगा कि वो सारे उसे उम्मीद के साथ देख रहे थे। वो उन्हें अपने दफ्तर में ले गया, जिसमें बस 3 फोल्डिंग कुर्सियाँ और बिखरे हुए कागज़ों के ढेर से भरी डेस्क थी। आप हैरात से हैं? ज़मान ने मरियम से पूछा। आपके लहजे से मैं बता सकता हूँ। अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर पेट पर अपने हाथ बांधते हुए उसने बताया कि उसका साला वहाँ रहा करता था। इस मामूली हाव भाव में भी लैला ने उसकी गतिविधियों में मेहनत के काम पर गौर किया
और हालांकि वो फीके से मुस्कुरा रहा था, लैला ने महसूस किया कि उसके इस मजाकिया और खुशनुमा मिजाज के भीतर कोई परेशानी, कोई खाब, कोई निराशा, कोई हार का भाव छुपा हुआ है। वो शीशे बनाता था, जमान ने बताया। उसने ये खूबसूरत हरे हंस बनाए थे। आप उन्हें धूप में रखें तो वो भीतर से दमक उठते थे, मानो उनके भीतर नन्हे नन्हे जवाहरात भरे हों। आप हैरात वापस गई हैं? मरियम ने कहा कि वो नहीं गई है। मैं खुद कांधार से हूँ। क्या आप कभी कांधार गई हैं हमशीरा? नहीं, ये प्यारी जगह है। वो बागीचे और अंगूर, ओह अंगूर, वो जीभ पर जादू कर देते हैं। दरवाजे पर जमा हो गए कुछ बच्चे भीतर झांक रहे थे। जमान ने पश्तों में नरमी से उन्हें जाने को कहा। बेशक मैं हेरात को भी प्यार करता हूँ, कलाकारों और लेखकों, सूफियों और संतों का शहर। आपको वो पुराना मजाक पता है कि आप जिस किसी के पैर को भी खरोचिए, आप पाएंगे कि आपने एक शायर को खोद दिया है। लैला की बगल में अजीज़ा ने नाक से सांस ली। जमान ने आह भरी। आह वो मैंने आपको हंसा दिया नन्ही हमशीरा। अक्सर ये सबसे मुश्किल काम होता है। मैं कुछ देर के लिए तो फिक्र कर रहा था। मुझे लगा कि मुझे मुर्गे की तरह बांग देना पड़ेगा या गधे की तरह रेंकना पड़ेगा, लेकिन आप तो हंस दी और इतनी प्यारी हैं आप। उसने अजीज़ा को ले जाकर कुछ देर संभाले रखने के लिए एक मददगार को भीतर बुलाया। अजीज़ा कूद कर मरियम की गोद में चढ़ गई और उससे चिपट गई। हम बस बातें करने जा रहे हैं मेरी जान, लैला ने कहा। मैं यहीं होंगी, ठीक यहीं पर। क्यों नहीं हम कुछ मिनटों के लिए बाहर चलें अजीज़ा जो, मरियम ने कहा। तुम्हारी अम्मी काका ज़मान से बातें करना चाहती हैं, बस कुछ मिनटों के लिए। चलो अब आ जाओ। जब वो अकेले रह गए तो ज़मान ने अजीज़ा के पैदा होने की तारीख, उसकी अब तक की बीमारियों का ब्यौरा, एलर्जी वगैरह के बारे में पूछा। उसने अजीज़ा के अब्बा के बारे में पूछा और लैला को एक ऐसा झूठ बोलते हुए अजीब महसूस हो रहा था जो वास्तव में सच था। जमान ने सुना कि उसके भाव से ना तो वो भरोसा जाहिर हो रहा था और ना ही शक। उसने कहा कि वो इज़्ज़त के नाम पर ये यतीम खाना चला रहा था। अगर एक हमशीरा कहती हैं कि उनका शौहर मर चुका है और वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, तो वो इस पर सवाल नहीं करता था। और लैला रोने लगी। जमान ने कलम रख दिया। मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी हथेली से अपना मुंह दबाती हुई लैला फटी हुई आवाज़ में बोली, मुझे देखिए हमशीरा, कैसी माँ अपने खुद के बच्चे को यहाँ छोड़ती है। मुझे देखिए। लैला ने निगाह उठाई। ये आपका कसूर नहीं है, सुना आपने? आपका कसूर नहीं है। कसूरवार वो जंगली, वो वहशी हैं। एक पश्तून होने के नाते उन्होंने मुझे शर्मसार किया है। उन्होंने मेरे लोगों के नाम को जलील किया है। और आप अकेली नहीं हैं हमशीरा। यहाँ हर वक्त आपकी तरह माएँ आती रहती हैं। हर वक्त ऐसी माएँ यहाँ आती रहती हैं जो अपने बच्चे का पेट नहीं भर सकती, क्योंकि तालिबान उनको बाहर नहीं निकालने देते। वो कैसे रोजी रोटी कमा सकती हैं? इसलिए आप खुद को कसूरवार मत ठहराइए। कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। मैं समझता हूँ हमशीरा, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। वो आगे की तरफ झुकाया। लैला ने बुलके के कपड़े से अपनी आंखें पोंछी। जैसी ये जगह है, जमान ने आह भरी और हाथ से इशारा किया। आप देख सकती हैं, ये बहुत ही डरावनी हालत में है। हमेशा हमको बहुत कम माली मदद मिलती है। हमेशा ही हम घिसटते हुए जैसे तैसे काम चलाते हैं। हमें तालिबान से बहुत कम या कुछ भी मदद नहीं मिलती, लेकिन हम इंतज़ाम कर लेते हैं। आपकी तरह हम भी वो करते हैं जो हमें करना है। अल्लाह बड़ा और रहम दिल है और बड़ी मदद करता है, और जब तक वो मदद करेगा मैं इसका ख्याल रखूँगा कि अजीज़ा को रोटी मैसर हो, कपड़े मिलते रहें। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। आपसे। सुना आपने? लैला ने सर हिलाया। ठीक है। वो दोस्ताना तरीके से मुस्कुरा रहा था। लेकिन रोइए मत हमशीरा, अपनी रुलाई उसे देखने मत दीजिए। लैला ने फिर से आंखें पूछी। खुदा आपका भला करे, आपका भला करे बिरादर, उसने भरे गले से कहा। लेकिन जब विदा लेने का वक्त आया तो लैला को जो डर था वही हुआ। अजीज़ा पर खौफ सवार हो गया। घर लौटते हुए पूरे रास्ते मरियम के सहारे झुकी हुई लैला को अजीज़ा की तीखी चीखें सुनाई देती रहीं। अपने दिमाग में उसने ज़मान का मोटा गठीला हाथ
अजीज़ा के हाथों के करीब देखा। उन्होंने अजीज़ा को लैला से छुड़ाने के लिए खींचते हुए देखा, पहले तो नरमी से, फिर सख्ती से और उसके बाद ताकत से। उसने देखा कि कोने पर जल्दी से मुड़ते हुए ज़मान को अजीज़ा लात मार रही है। उसे अजीज़ा की चीखें सुनाई दे रही थी, मानो वो इस धरती से गायब हो रही हो। और लैला ने खुद को देखा, वो गलियारे में सर ताने दौड़ रही थी, उसके गले से चीखें निकल रही थीं। मैं उसकी गंध को महसूस कर सकती हूँ। घर पर उसने मरियम को बताया। उसकी आंखें मरियम के कंधों के पार, आंगन के पार, दीवारों के पार, पहाड़ों की तरफ उठी, जो सिगरेट पीने वालों की थूक की तरह स्याह थे। मैं उसकी नींद की गंध महसूस कर सकती हूँ। क्या आपको भी गंध आ रही है? ओह लैला जो, मरियम ने कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इससे क्या होगा? क्या भला होगा इससे? बोलो। पहले पहल रशीद लैला का दिल बहलाता और उसके मरियम और जलमे के साथ यतीम खाने तक जाता। हालांकि चलते हुए वो ये पक्का कर लेता कि वो उसकी दर्द में डूबी हुई निगाहों से वाकिफ़ रहे। लैला ने उस पर जो मुश्किलें डाल दी हैं, उस पर उसकी बड़बड़ाहटें सुन पाए कि कैसे यतीम खाने की आवाजाही में उसके पाँव दुख जाते थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि लैला जाने कि कितने बुरे तरीके से वो थक जाता था। मैं अब जवान नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि तुम परवाह करती हो। अगर तुम्हारे पास कोई और दूसरा तरीका है तो तुम मुझे कुचल कर चली जाती, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती लैला, क्योंकि तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। वो यतीम खाने से 2 ब्लॉक पहले अलग हो जाते और वो वहाँ 15 मिनटों से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता। वो कहता, 1 मिनट भी देर हुई तो मैं चल पड़ूँगा, और मैं जो कह रहा हूँ मैं वो करूँगा भी। सुना? लैला उसे मिन्नतें फरियादें करती रहती ताकि वो अजीज़ा के साथ बिताने के लिए कुछ और मिनटों की इजाज़त दे दे, अपने लिए और मरियम के लिए, जो अजीज़ा की गैर मौजूदगी में बहुत उदास हो गई थी। हालांकि हमेशा की तरह मरियम अपने दुख खुद ही चुपचाप सहती रहती थी, और जलमे के लिए भी, जो हर रोज़ अपनी बहन को पूछता रहता था और इस कदर चिल्लाता कि कई बार उसे रोने के दौरे पड़ जाते जिनसे पार पाना मुश्किल होता। कभी कभी यतीम खाने के रास्ते में रशीद रुक कर शिकायत करता कि उसके पाँव दुख रहे हैं। फिर वो घूम जाता और घर की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चलने लगता। तब ऐसा नहीं लगता कि उसके पाँव दुख रहे थे, या फिर अपनी जीभ चटकारता हुआ कहता, मेरे फेफड़े लैला, मेरा दम फूल रहा है। शायद कल मुझे बेहतर मालूम हो, या मैं बेहतर महसूस करूं, या फिर परसों, हम तब देखेंगे। वो एक उखड़ती हुई सांस का दिखावा भी नहीं करता था। अक्सर वो पलट कर तेज़ तेज़ घर की तरफ लौट पड़ता और सिगरेट जला लेता। लैला को बेचारगी में, बेचैनी और गुस्से में कांपते हुए उसके पीछे पीछे घर आना पड़ता। तभी एक दिन उसने लैला से कहा कि वो अब और उसे लेकर नहीं जाएगा। पूरे दिन सड़कों पर चलकर मैं थक गया हूँ, वो बोला, काम की तलाश करते हुए। तो मैं खुद चली जाऊँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते रशीद। सुना तुमने? तुम मुझे मार सकते हो, मारो, लेकिन मैं जाऊँगी। तो जो चाहे वो करो, लेकिन तालिबान से नहीं बच पाओगी। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, मरियम ने कहा। नहीं, आपको जलमे के साथ घर पर रुकना होगा। अगर हम रोक लिए गए, मैं नहीं चाहती कि वो उसकी देखभाल करें। और इस तरह अचानक लैला की ज़िंदगी अजीज़ा से मिलने के उपाय खोजने के इर्द गिर्द घूमने लगी। आधे वक्त तो वो यतीम खाने तक जा ही नहीं पाती। सड़क पार करते हुए उसे कोई तालिबान देख लेता और वो सवालों में उलझ कर रह जाती। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? तुम अकेली? तुम्हारा महरम कहाँ है? और फिर उसे घर लौटा दिया जाता। अगर वो खुशकिस्मत होती तो फटकारा जाता, या पीछे बस एक लात मारी जाती, या पीठ पर धक्का दे दिया जाता। दूसरे मौक़ों पर उसे लकड़ी के डंडे, पेड़ की ताज़ी टहनियों, छोटे कोड़ों, थप्पड़ और मुक्कों जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता। एक दिन एक नौजवान तालिब ने लैला को रेडियो एंटीने से मारा। जब वो मार चुका तो उसने लैला की गर्दन के पीछे आखिरी धक्का देते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो इतना पीटूंगा कि तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी माँ का खून बह निकलेगा। इस बार लैला घर लौटी। पेट के बल पड़े हुए लैला को लग रहा था कि वो बेवकूफ़ है, एक दयनीय जानवर है। मरियम उसकी खून से सनी हुई पीठ और जांघों पर गीला कपड़ा रखती तो वो सिसक उठती, लेकिन अक्सर लैला टूटने से इनकार कर देती। वो ऐसा दिखाती कि मानो वो घर लौट रही हो। फिर वो सड़क पर दूसरी तरफ चली जाती। कभी कभी वो एक ही दिन में 2, 3 या 4 बार पकड़ी जाती। उससे सवाल पूछे जाते, डांटा जाता।
फिर कोड़े गिरते और एंटीना हवा को चीरते हुए आता और वो बिना अजीज़ा की झलक पाए अपने पाँव घसीटते हुए खून से सनी हुई घर लौटती। जल्दी ही लैला ने ज़्यादा तह पहनना शुरू कर दिया। गर्मी में भी वो बुर्के के नीचे 2-3 स्वेटर पहनती ताकि पिटाई के दौरान चोट से बच सके। लेकिन लैला अगर तालिबान से बच निकलती तो उसके बाद हासिल तोहफा इन सब के लायक था। वो अजीज़ा के साथ जितना चाहे उतना वक्त गुजार सकती थी, यहाँ तक कि घंटों भी। वो आंगन में झूलों के सेट के पास दूसरे बच्चों और उनसे मिलने आई माँओं के साथ बैठकर और इस हफ्ते अजीज़ा ने जो सीखा था उस पर बातें करते हुए बिताती। अजीज़ा ने बताया कि काका ज़मान ने उन लोगों को हर रोज़ पढ़ाने का कायदा बनाया था। ज़्यादातर दिनों में पढ़ना और लिखना, कभी कभी भूगोल, थोड़ा इतिहास या विज्ञान, पेड़ों और जानवरों के बारे में भी कुछ। लेकिन हमें पर्दा गिरा कर रखना होता है अम्मी, अजीज़ा ने बताया, ताकि तालिबान हमें देख ना ले। उसने बताया कि अगर तालिबान जांच पड़ताल करने आए तो उस मौके के लिए काका ज़मान के पास बुनाई के कांटे और धागों के गोले थे। हमें किताब रखकर बुनाई करने का दिखावा करना था। एक दिन अजीज़ा से मिलने के दौरान लैला ने बुल के पीछे खोसे हुए एक अधेड़ औरत को अपने 3 बेटों और एक बेटी से मिलते देखा। लैला उसका बीमार मुंह और स्याह बाल नहीं पहचान पाई, लेकिन उसने उसका तीखा चेहरा और भारी भौहें पहचान ली। उसे उसकी चादर, काले स्कर्ट और रूखे आवाज़ याद आ गई। उसे याद आ गया कि कैसे वो अपने खूब काले बालों का इतना कस कर जूड़ा बनाती कि उसकी गर्दन के पीछे आप नन्हे खड़े बालों को देख सकते थे। लैला को उस औरत द्वारा बच्चों को पर्दा करने से मना करना और ये कहना याद आया कि औरत और मर्द बराबर होते हैं और अगर मर्द पर्दा नहीं करते तो औरतों के पर्दा करने की कोई वजह नहीं है। एकाएक खाला रंगमाल ने निगाह उठाई और लैला की नज़र उससे मिली, लेकिन लैला को अपने इस पुराने टीचर की निगाह में जान पहचान की कोई रोशनी नहीं दिखी। खाला की निगाह उस पर पल भर के लिए भी नहीं ठहरी। वो धरती की सतह में पड़ी दरारें हैं, अजीज़ा ने कहा, इनको फॉल्ट कहते हैं। ये जून 2001 के एक जुमे की गर्म दोपहर थी। वो चारों, लैला, जलमे, मरियम और अजीज़ा, यतीम खाने के पिछवाड़े में बैठे हुए थे। रशीद इस बार मान गया था कि कभी कभार वो मान भी जाता था कि उन चारों के साथ आया था। वो सड़क पर आगे बस स्टॉप के पास से इंतज़ार कर रहा था। नंगे पांव बच्चे उनके आसपास चल फिर रहे थे। बच्चे बिना किसी उत्साह के एक पिचकी हुई फुटबॉल को किक मारते हुए उसके पीछे भाग रहे थे और दरारों की दूसरी तरफ चट्टानों की परतें हैं जिनको धरती की सतह बनती है, अजीज़ा कह रही थी। किसी ने अजीज़ा के चेहरों पर से बालों को हटाकर उन्हें सफाई से उसके सर के ऊपर करके एक पिन लगा दिया था। लैला को ये देखकर अच्छा लगा था कि कौन उसकी बेटी के पीछे बैठा होगा, किसने उसके बालों को एक के ऊपर एक सजाया होगा, किसने उसे ठीक से बैठी रहो बैठकर ये सब किया होगा। अजीज़ा अपने हाथ खोले हथेलियाँ ऊपर उठाए और उनको एक दूसरे से रगड़ कर कुछ दिखा रही थी। जल में पूरे मन से उसे सुन रहा था। कैक्टोनिक प्लेटें कहते हैं उनको। टेक्टोनिक, लैला ने कहा। बात करने पर दुखता था। उसका जबड़ा, उसकी पीठ और गर्दन अब भी दुख रहे थे। उसके होंठ सूजे हुए थे। उसकी जीभ उसके सामने के नीचे के दांत की खाली जगह पर जा रही थी जिसे रशीद ने 2 दिन पहले तोड़ दिया था। अम्मी और बाबी के मरने और अपनी ज़िंदगी में उलट पलट हो जाने के पहले लैला ने कभी यकीन नहीं किया था कि एक इंसानी शरीर इतनी पिटाई, ऐसे लगातार हिंसा बर्दाश्त भी कर सकता है और तब भी वो काम भी करते रह सकता है। ठीक, और जब वो एक दूसरे से होकर गुजरते हैं तो वो आपस में रगड़ खाती हैं, देखो अम्मी, और इससे ताकत निकलती है, एनर्जी, जो धरती की तह में दौड़ती है और ये डोलने लगती है। तुम तो बड़ी समझदार होती जा रही हो, मरियम ने कहा, अपनी बुद्धू खाला से ज़्यादा समझदार। अजीज़ा का चेहरा चमक उठा और चौड़ा हो गया। आप बुद्धू नहीं हैं खाला मरियम, और खाला ज़मान कहते हैं कभी कभी चट्टानें बहुत बहुत नीचे अपनी जगह बदलती हैं और वहाँ नीचे इतना ज़बरदस्त और डरावना होता है, लेकिन हम सतह पर हल्का सा जलजला ही महसूस करते हैं, बस हल्का सा।
इससे पहले जब वो मिलने आए थे तो उन्हें हवा में मौजूद उन ऑक्सीजन अणुओं के बारे में सुनने को मिला था जो सूरज की रोशनी में से नीले रंग को बिखेर देते हैं। अगर धरती पर हवाएं और गैस नहीं होती, अजीज़ा ने बिना सांस लिए कहा, तो आसमान नीला नहीं होता बल्कि काला समंदर होता और सूरज अंधेरे में चमकता एक बड़ा सितारा होता। इस बार क्या अजीज़ा हमारे साथ घर चल रही है? जलमे ने कहा। जल्दी ही मेरी जान, लैला ने कहा, बहुत जल्दी। लैला ने उसे जाते हुए देखा। वो अपने अब्बा की तरह झुककर पंजे भीतर की तरफ मोड़े हुए चल रहा था। वो झूले के सेट की तरफ गया, खाली सीट धकेली और आखिर में एक कंक्रीट पर बैठ गया जिसकी दरार में घास उगी हुई थी। पानी पत्तियों पर से उड़ता है। अम्मी, आप नहीं जानती? जैसे रस्सी पर टंगे हुए धुले कपड़े से उड़ता है और इससे पेड़ों में पानी का बहाव होने लगता है। धरती से जड़ों के जरिए ये पेड़ के तने में पहुंचता है जिससे होकर टहनियाँ और पत्तियों में जाता है। इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कई बार लैला सोचती कि अगर काका ज़मान के खुफिया सबकों के बारे में तालिबान को पता लग जाए तो वो उनका क्या करेंगे। जब वो मिलने आते तो अजीज़ा ज़्यादा चुप रहने की इजाज़त नहीं देती। वो पूरे जोश में ऊंची और गूंजती हुई आवाज़ में बोलती रहती। उसको इन विषयों से बहुत लेना देना नहीं था और वो बस यूं ही अपना हाथ मांजा करती थी। उसके हाथों को हिलाया जाना उसकी अपनी प्रकृति से मेल नहीं खाता था। उसने एक नई हंसी सीख ली थी। सचमुच में ये उतनी हंसी नहीं थी जितनी वो उसकी घबराहट की निशानी थी, जिसके बारे में लैला ने अंदाज़ा लगाया कि वो दरअसल अपना भरोसा जमाए रखने की कोशिश में ऐसा करती है। कुछ दूसरे बदलाव भी आए थे। अजीज़ा के नाखूनों में मैल पर लैला का ध्यान जाता और अजीज़ा इस पर गौर करती कि लैला ने ये देख लिया था और फिर वो अपने हाथों को अपनी जांघों में छुपा लेती। जब आसपास में कोई बच्चा चिल्लाता, उसकी नाक से रैट बह रही होती या कोई नंग धड़ंग बच्चा पास से गुजर जाता तो उसके बाल धूल में अटे होते तो अजीज़ा की पुतलियाँ जल्दी जल्दी नाचती और फ़ौरन इसकी वजह बताने लगती। वो मानो की मेज़बान थी जो मेहमानों के सामने घर की गंदगी और अपने बच्चों की जाहिर हो जाने से शर्मिंदा थी। ये पूछने पर कि वो किस तरह यहाँ रह रही है, वो एक अस्पष्ट लेकिन खुश मिजाजी भरा जवाब देती। अच्छे से खाला, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। क्या बच्चे तुम्हें तंग करते हैं? नहीं अम्मी, हर कोई बहुत अच्छा है। क्या तुम खा रही हो? अच्छे से सोती हो? खाना भी सोना भी। हाँ, पिछली रात तो हमने भेड़ का गोश्त खाया था, या शायद पिछले हफ्ते। जब अजीज़ा इस तरह से बोलती तो लैला को उसमें मरियम की अच्छी खासी झलक मिलती। अजीज़ा अब हकलाने लगी थी। सबसे पहले इस पर मरियम ने गौर किया। ये बहुत हल्का था लेकिन इस पर ध्यान जाता था। वो सबसे ज़्यादा त से शुरू होने वाले शब्दों पर हकलाती। लैला ने जजमान को इस बारे में बताया। उन्होंने तौरियाँ चढ़ाई और बोली, मुझे तो लगा कि वो हमेशा से हकलाती थी। उस जुमे को वो थोड़ा घूमने के लिए अजीज़ा के साथ यतीम खाने से निकले और रशीद से मिले, जो बस स्टॉप के पास उनका इंतज़ार कर रहा था। जलमे ने जब अपने अब्बा को देखा तो उसने खुशी में किलक कर कुछ कहा और लैला की बाहों में कसमसाया। अजीज़ा शांत भाव से रशीद से मिली, लेकिन इस शांति में विरोध शामिल नहीं था। रशीद ने कहा कि उन्हें जल्दी घर चलना चाहिए। काम पर लौट जाने के पहले बस उसके पास 2 घंटे बचे हुए हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल में डोरमैन के बतौर ये उसका पहला हफ्ता था। दोपहर से 6 बजे तक उसे हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी करनी होती। रशीद कारों के दरवाजे खोलता, सामान ढोता और कई बार कुछ गिर कर बिखर जाता तो वो उसे साफ़ करता। कभी कभी दिन के आखिर में रेस्टोरेंट में बफे स्टाइल की दावत के बाद रशीद बचे हुए कुछ खाने के साथ घर लौटता। वो उसके बारे में बात करने से बचता। तेल में तर ठंडे कोफ्ते, मुर्गे के भुनी हुई बगले जिसकी चमड़ी सख्त और सूखी होती, भरा हुआ पास्ता चीमड़ हो गया होता, कड़े और कंकड़ से भरे हुए चावल। रशीद ने लैला से वादा किया कि एक बार वो कुछ पैसों की बचत कर ले तो अजीज़ा घर आ सकती है। रशीद ने अपनी वर्दी पहन रखी थी, एक लाल बरगंडी पॉलिस्टर सूट, सफ़ेद शर्ट, क्लिप ऑन टाई, बेसर टोपी जो उसके सफ़ेद बालों पर कस जाती थी। इस वर्दी में रशीद बदल जाता था। वो डरा हुआ, दयनीय रूप से उलझा हुआ, करीब करीब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने लायक लगता था। वो किसी ऐसे आदमी की तरह हो गया था जिसने विरोध में एक आह तक भरे बिना अपने सामने रख दी गई जलालत की ज़िंदगी को अपना लिया था। वो ऐसा आदमी लगता जिसके हार मांग कर टूट जाने में बेचारगी भी थी और जो तारीफ़ के काबिल भी था।
वो बस पकड़कर टाइटैनिक सिटी गए। वो नदी की पेटी में चले जिसके सूखे हुए किनारे पर दोनों तरफ काम चलाऊ दुकानें खड़ी थी। पुल के करीब जब वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो नंगे पाँवों वाली लाश एक क्रेन से लटकी हुई थी। उसके कान कटे हुए थे और रस्सी के एक सिरे पर बंधी हुई गर्दन लटक रही थी। नदी में वो खरीदारों, पैसे बदलने वालों और उबे हुए दिख रहे एनजीओ कार्यकर्ताओं, सिगरेट बेचने वालों और बुर्के में ढकी औरतों की भीड़ में मिल गए, जो लोगों को फर्जी एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन दिखाकर भीख मांग रही थी ताकि वो उन्हें खरीद सके। कोड़े लहराते, नस्बात चबाते तालिब टाइटैनिक सिटी में गैर मुनासिब हंसी और बिना बुलके वाले चेहरों की तलाश में गश्त कर रहे थे। पोस्टिंग कोट बेचने वाला और एक नकली फूलों की दुकान के बीच खिलौनों के एक कियोस्क में से जलमे ने एक रबड़ की बास्केटबॉल चुनी जिस पर पीले पीले घेरे थे। तुम भी कुछ चुनो, रशीदा ने अजीज़ा से कहा। अजीज़ा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, शर्मिंदगी के साथ जैसी की तैसी बनी रही। जल्दी, मुझे घंटे भर में काम पर लौटना है। अजीज़ा ने एक गम बॉल मशीन चुनी। इसमें कैंडी पाने के लिए एक सिक्का डालना होता है और फिर नीचे के फ्लैप डोर से वो सिक्का वापस मिल जाता है। लेकिन जब दुकानदार ने कीमत बताई तो रशीद की भौहें तंग गई। मोल तोल की भगझक का एक दौर चला जिसके आखिर में रशीद ने अजीज़ा को लगभग डपटते हुए कहा कि मानो अजीज़ा इसके साथ बकझक कर रही थी। लौटा दो, मैं दोनों नहीं खरीद सकता। लौटते हुए अजीज़ा की ऊपर से दिखती खुश मिजाजी यतीम खाने के करीब जाते जाते मिट गई। उसने हाथों को लहराना बंद कर दिया। उसका चेहरा भारी हो गया। हर बार ये होता था। अब लैला की बारी थी कि वो बातें करती रहे। असहजता से भरी हंसी हंसी, उदासी भरी चुप्पी को लगातार लेकिन बिना मकसद की बातों से जोड़े। इसमें मरियम भी उसका साथ देती। बाद में जब रशीद ने उन्हें पहुंचाकर काम पर जाने के लिए बस पकड़ ली तो लैला ने देखा कि अजीज़ा यतीम खाने के पिछवाड़े में खड़ी दीवार को खुरचती हुई हाथ हिलाकर विदा कर रही है। उसने अजीज़ा की हकलाहट के बारे में सोचा और अजीज़ा के द्वारा बताए गए दरारों और गहराई में होने वाली ताकतवर टकरावों के बारे में सोचा जिसे हम सतह पर बहुत हल्के कंपन के बतौर ही देख पाते हैं। चले जाओ, जल में चिल्लाया। हुश, मरियम ने कहा। किस पर चिल्ला रहे हो? उसने हाथ से इशारा किया। वो आदमी। लैला ने उसकी उठी हुई उंगलियों की दिशा में देखा। घर के दरवाजे के सामने एक आदमी इसके सहारे झुका हुआ था। जब उसने उन लोगों को पास आते देखा तो उसने सर घुमाया। उसने बंधी हुई बाहें खोल दी। लंगड़ाते हुए उनकी तरफ एक कदम बढ़ा। लैला रुक गई। उसके गले से एक घुटी हुई आवाज़ निकली। उसके घुटने की ताकत ख़त्म हो गई। एकाएक उसने चाहा, उसे ज़रूरत महसूस हुई कि मरियम की बाह हो, उसके कंधों, उसकी कमर या किसी भी चीज़ के सहारे वो टेक लगा सके, लेकिन वो नहीं कर पाई। वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो एक पेशी हिलाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो सांस लेने और यहाँ तक कि पलके झपकने की भी हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे डर था कि उसने कुछ दूरी पर एक मिराज देखा है, एक नाजुक भ्रम जो हल्की सी हरकत से भी गायब हो जाएगा। लैला पत्थर हो गई। वो खड़ी रही और तारिक को तब तक देखती रही जब तक उसके सीने ने ज़बरन हवा नहीं खींची और जलती हुई आंखों ने झपक नहीं ली। और किसी तरह जादू से सांस लेने के बाद और आंखें खोलने और बंद करने के बाद भी वो वहाँ खड़ा रहा था। तारिक अब भी वहाँ खड़ा था। लैला ने खुद को उसकी तरफ एक कदम बढ़ जाने दिया, फिर एक और कदम, फिर एक कदम और फिर वो दौड़ पड़ी। मरियम। ऊपर मरियम के कमरे में जल में बहुत गुस्से में था। कुछ देर तक वो अपनी नई रबड़ की बास्केटबॉल चारों तरफ फर्श पर, दीवारों पर उछालता रहा। मरियम ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो जानती थी उसमें जलमे को रोकने का हक नहीं था और उसने गेंद को उछालना जारी रखा। वो मरियम को तौहीन भरी नज़रों से देखता भी रहता। कुछ देर तक उन्होंने अपनी खिलौना कार चलाई। ये एक एम्बुलेंस थी जिसके दोनों तरफ लाल मोटे शब्दों में लिखा हुआ था। वो उसे एक कमरे से इस पार से उस पार दौड़ाता रहा। इसके पहले जब वो दरवाजे पर तारिक से मिले थे, जलमे ने अपनी बास्केटबॉल को सीने से चिपका लिया था और अपना अंगूठा मुंह में डालकर कहा था। ऐसा वो सिर्फ तभी करता था जब उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा होता था। वो तारिक को शक से देख रहा था। ये आदमी कौन है? मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने कहा। मरियम उसे समझाने जा रही थी, इसके बारे में कुछ कहने जा रही थी कि वो और लैला साथ साथ बड़े हुए थे।
लेकिन जलमे ने बीच में ही उसे काट दिया और एम्बुलेंस को उसके सामने की ओर बढ़ा दिया और फिर वापस भेजने को कहा। और जब मरियम ने ऐसा कहा तो जलमे ने कहा कि उसे फिर से बास्केटबॉल चाहिए। कहाँ है ये? वो गेंद कहाँ है जो बाबा जान ने मुझे दिलाई थी? मुझे वही चाहिए। उसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी और हर शब्द के साथ तीखी। अरे ये रही ना? नहीं, ये वो नहीं है, वो खो गई है। मैं जानता हूँ, मुझे अभी पता लगा वो खो गई। कहाँ है वो? कहाँ है? यहाँ, अलमारी के नीचे से जहाँ वो लुढ़क कर चली गई थी, गेंद निकालते हुए मरियम ने कहा। लेकिन जलमे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुक्के चला रहा था और रोते हुए कह रहा था कि ये वो गेंद नहीं है, ये वो गेंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो गेंद तो खो गई थी और ये नकली वाली गेंद है। उसे असली गेंद चाहिए। वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक लैला को ऊपर आकर उसे पकड़कर हिलाना डुलाना नहीं पड़ा। उसने अपनी उंगलियां उसके कसे हुए काले घुंघराले बालों में गीले गालों पर फिराई और उसके कान में अपनी जीभ चटकारी। मरियम कमरे के बाहर इंतज़ार करती रही। सीढ़ियों के ऊपर से उसे तारिक के लंबे पाँव ही दिख रहे थे, उसका एक असली पाँव और दूसरा नकली पाँव, और उनके ऊपर पहनी खाकी पैंट। उसके पाँव बिना दरी वाली बैठक की फर्श पर फैले हुए थे। तब उसे ये समझ में आया कि जब वो जलील को फ़ोन करने के लिए उस दिन रशीद के साथ कॉन्टिनेंटल होटल गई थी तो डोरमैन का चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उसने टोपी और चश्मा पहन रखे थे, इसलिए वो तब समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब मरियम को 9 बरस पहले नीचे बैठक में उस आदमी का रुमाल से अपनी भौहें पोंछना और पानी मांगना याद आया। अब उसके दिमाग में हर तरह के सवाल उठे। क्या सुल्फा गोलियां भी नाटक का हिस्सा थी? किसने झूठ बोला था? कायल कर देने वाले ब्यौरे दिए थे? और रशीद ने अब्दुल शरीफ को, अगर सचमुच में ये उसी का नाम हो, कितने पैसे दिए थे ताकि वो तारिक की मौत की झूठी कहानी यहाँ लैला को सुना सके? लैला, तारिक ने बताया कि उसके साथ कोठरी में रह रहे लोगों में से एक के चचेरे भाई को एक बार फ्लैमिंगो, एक पंछी होता है, उसकी तस्वीर बनाने के लिए सरेआम कोड़े लगाए गए थे। उसे इन चिड़ियों से बेहद लगाव था। पूरी स्केच बुक में, तारिक ने बताया, उनकी दर्जनों ऑयल पेंटिंग्स थी, झीलों में टहलते हुए, दलदल में धूप सेकते हुए और शायद सूरज के डूबने के दौरान उड़ान भरते हुए भी। फ्लैमिंगो, लैला ने कहा। वो दीवार के सहारे टेक लगाए, अपना अच्छा पाँव घुटने से मोड़ कर बैठे हुए तारिक को देख रही थी। उसने तारिक को फिर से छूना चाहा, जैसे कि इससे पहले उसने सदर दरवाजे के पास उसे छुआ था जब वो उसके पास दौड़ी हुई गई थी। अब वो ये सोच कर शर्मिंदा हो रही थी कि कैसे उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी और उसके सीने में रोई थी। कैसे उसने लड़खड़ाती हुई मोटी आवाज़ में उसने बार बार उसका नाम लिया था। उसे जानने का मन किया कि क्या उसने कुछ ज़्यादा ही बेचैनी और निराशा जाहिर की थी। शायद उसने ऐसा किया था, लेकिन वो इससे बच नहीं सकती थी और अब वो फिर से उसे छूने को तरस रही थी ताकि खुद को फिर से यकीन दिला सके कि वो सचमुच वहाँ मौजूद था। वो एक सपना, एक परछाई नहीं था। हाँ सचमुच, तारिक कह रहा था। फ्लैमिंगो। तारिक ने बताया कि जब तालिबान को उसकी तस्वीरें मिली तो उन्होंने चिड़िया के लंबे और नंगे पाँव को अपमानजनक माना। तब उन्होंने चचेरे भाई के पैरों को बांधकर उसके तलवों को खून से लथपथ होने तक कोड़े लगाए। उन्होंने कहा कि वो इन 2 रास्तों में से चुन सकता है, या तो वो अपनी तस्वीरों को नष्ट कर दे या फिर फ्लैमिंगो को तहजीब वाला बनाए। तब चचेरे भाई ने ब्रश उठाया और हर चिड़िया के पैरों के ऊपर पजामा पहना दिया। और फिर चिड़ियाएँ इस्लामी बन गई, तारिक ने कहा। लैला को हंसी आई, लेकिन उसने उसे दबा दिया। उसे अपने पीले पड़े दांतों और टूटे हुए सामने के दांतों पर शर्म आ रही थी। उसे अपने मुरझाए हुए चेहरे और सूजे हुए होठों पर शर्म आ रही थी। उसने चाहा कि उसे चेहरा धोने या कम से कम बालों में कंघी कर लेने का ही मौका मिला होता। लेकिन आखिरी पंछी उस चचेरे भाई की होगी, आखिरी हंसी भी उस चचेरे भाई की होगी, तारिक ने हंसते हुए कहा। उसने पजामे वाटर कलर से बनाए। जब तालिबान चले जाएंगे तो वो बस उन्हें धो देगा। वो मुस्कुराया। लैला ने गौर किया कि तारिक का भी एक दांत गायब था और उसने उसके हाथों की तरफ देखा। सचमुच। उसने सर पर एक पकोल पहन रखी थी।
पैरों में हाइकिंग बूट थे। उसका खाकी पैंट की कमर में एक काला ऊनी स्वेटर बंधा हुआ था। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे सर हिला रहा था। लैला को याद नहीं आया कि पहले भी उसने ये सचमुच शब्द कभी कहा था। उसे उसका ये उदास हाव भाव, गोद में तंबू की तरह तनी हुई उंगलियां, सर का हिलाना भी याद नहीं आया। ये सब नया था। एक ऐसा परिपक्व शब्द, ऐसा परिपक्व हाव भाव, और इसे इतना स्तंभकारी क्यों होना चाहिए। तारिक अब एक बालिग था, 25 साल का आदमी, जिसकी हरकतों में धीमापन और मुस्कान में थकान भरी हुई थी। लंबा दाढ़ी वाला और लैला के सपनों से ज़्यादा पतला, लेकिन मजबूत हाथों वाला, एक मेहनती इंसान के हाथ जिसमें घुमावदार भरी पूरी नसें थीं। उसका चेहरा अब भी पतला और खूबसूरत था, लेकिन उसकी चमड़ी अब गोरी नहीं रह गई थी। उसके माथे पर मौसम की मार के, धूप के से जले के निशान थे। ऐसे ही निशान उसकी गर्दन पर भी थे। उसका पकोल सर पर पीछे की ओर खिसका हुआ था और लैला देख सकती थी कि उसके बाल गिरने शुरू हो गए थे। लैला को जितना याद था, उसके मुकाबले उसकी आंखों का भूरापन अब फीका था, ज़्यादा उदास, या शायद कमरे में रोशनी जैसा ही था। लैला ने तारिक की अम्मी, उनके इत्मीनान से भरे तौर तरीकों, उनकी समझदार मुस्कुराहट, उनके फीके जामनी विग के बारे में सोचा, और तारिक के अब्बा के बारे में भी सोचा। उनकी बहंगी निगाह, उनका मजाकिया हंसी के बारे में सोचा। थोड़ी देर पहले दरवाजे पर आंसुओं से भरी आवाज़ में, लड़खड़ाते हुए शब्दों में उसने तारिक को बताया कि उसके अम्मी अब्बू के साथ क्या हुआ होगा, उसने इसके बारे में क्या सोचा था, और तारिक ने अपना सर झटका था। इसलिए उसने अब पूछा कि उसके अम्मी अब्बू कैसे हैं, लेकिन वो पछताई जब तारिक ने निगाहें नीची कर ली और थोड़े अनमने ढंग से कहा, वो अब नहीं रहे। मुझे अफसोस है। खैर हाँ, मैं भी। लो, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ का थैला निकाला और उसे दे दिया। अलियोना की तरफ से बधाइयाँ। भीतर प्लास्टिक में लिपटी हुई पनीर का एक टुकड़ा था। अलियोना, ये बड़ा प्यारा नाम है। लैला ने आगे की बात बिना हिचकिचाए कहने की कोशिश की। तुम्हारी बीवी? मेरी बकरी। वो इस तरह मुस्कुरा रहा था कि मानो इसे इसकी अपेक्षा थी, मानो वो इंतज़ार कर रहा हो कि लैला कोई बात याद कर सके। और अब लैला को याद आया, एक सोवियत फिल्म। अलियोना कैप्टन की बेटी थी, वो लड़की जिसने पहले मेट से प्यार किया था। ये वो दिन था जब उसने तारिक और हसीना ने सोवियत टैंकों और जीपों को काबुल छोड़ते देखा था। वो दिन जब तारिक ने अजीब सी रूसी फर की टोपी पहनी थी। मुझे उसे ज़मीन पर खूंटे से बांधना पड़ा, तारिक बता रहा था, और भेड़ियों की वजह से एक बाड़ बनानी पड़ी। पहाड़ियों के नीचे जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से करीब करीब 1/4 मील दूर जंगली इलाका है। ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं, कुछ फर और देवदार भी हैं। भेड़िए ज़्यादातर तो जंगल में ही रहते हैं, लेकिन मिमियाती हुई बकरियाँ और घूमना फिरना पसंद करने वाली बकरियाँ भेड़ियों को बाहर खींच सकती हैं। इसलिए मुझे बाड़ बनाना पड़ा और खूंटा गाड़ा। लैला ने पूछा कि वो किन पहाड़ियों के नीचे रहता है। पीर पंजाल, पाकिस्तान, उसने बताया। मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह मरी कही जाती है, गर्मियों में रहने की जगह है। इस्लामाबाद से घंटे भर की दूरी पर है। ये समुद्र तल से ऊपर पहाड़ी और हरी भरी जगह है, बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए वहाँ गर्मियों में ठंडी रहती है और घूमने वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उसने बताया कि ब्रिटिशों ने उसे अपनी रावलपिंडी की फ़ौज मुख्यालय के नज़दीक एक हिल स्टेशन के रूप में बनाया था, ताकि विक्टोरियाई लोग गर्मी से भागकर वहाँ पर रह सकें। तारिक ने बताया कि तुम वहाँ अब भी औपनिवेशिक दौर के कुछ बचे कुचे निशान देख सकती हो। कभी कभार के चाय खानों में टिन की छतों वाले बंगले, जिन्हें कॉटेज कहा जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें। खुद शहर ही छोटा और खुशनुमा था। मुख्य सड़क माल कही जाती थी, जहाँ डाकघर, बाज़ार और कुछ रेस्टोरेंट और दुकानें थीं, जो सैलानियों से रंगे हुए गिलास और हाथ से बुनी दरियों के लिए कई गुना ऊंचा दाम वसूल करती। अजीब था। माल वन वे ट्रैफिक वाली सड़क था, जिस पर एक हफ्ते एक दिशा में ट्रैफिक चलता और एक अगले हफ्ते दूसरी दिशा में। मुकामी लोग बताते हैं कि आयरलैंड में भी कई जगहों पर ऐसे ही ट्रैफिक की व्यवस्था है, तारिक ने बताया। मैं नहीं जानता, जो भी हो, ये प्यारा है। एक सादी सी ज़िंदगी है, लेकिन मुझे पसंद है। मुझे वहाँ रहना पसंद है, अपनी बकरी के साथ, अलियोना के साथ।
लैला का इरादा गुपचुप तरीके से बातचीत के एक नए सिलसिले में दाखिल होने का था, जैसे कि वहाँ उसके साथ भेड़ियों द्वारा बकरियों को खाने की चिंता करने वाला और कौन था। लेकिन तारिक केवल सर हिलाता रहा। मुझे तुम्हारे अम्मी अब्बू के लिए भी अफसोस है, तारिक ने कहा। तुमने सुना? मैंने कुछ पड़ोसियों से पहले बात की थी, उसने कहा। एक पल की चुप्पी, जिसके दौरान लैला को हैरानी हुई कि पड़ोसियों ने उसे क्या बताया होगा। मैं किसी को पहचान नहीं पाया। मेरा मतलब है कि पुराने दिनों का कोई नहीं था। वो सब चले गए, कोई ऐसा नहीं बचा जिसे तुम जानते थे। मैं काबुल को नहीं पहचान पाया। मैं भी नहीं, लैला ने कहा, और मैं कभी यहाँ से नहीं गई। अम्मी का एक नया दोस्त है। जलमे ने तारिक के चले जाने के बाद उसी रात खाने के बाद कहा, एक मर्द। रशीद ने निगाहें उठाई। उसका दोस्त? तारिक ने पूछा कि क्या वो सिगरेट पी सकता है। तारिक ने एक कटोरी में राख झाड़ते हुए बताया कि वो पेशावर के करीब नासिर बाग रिफ्यूजी कैंप में कुछ वक्त के लिए ठहरे थे। जब वो और उसके अम्मी अब्बू पहुँचे तो वहाँ 60,000 अफ़गानी पहले से ही रह रहे थे। ये जलोज़ई जैसे दूसरे कैंपों उनसे खुद बचाए जितना बुरा नहीं था, उसने कहा। एक बार मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक तरह का मॉडल कैंप था। शीत युद्ध के दिनों में ये एक ऐसी जगह था जिसे दिखाकर पश्चिमी देश ये साबित करते कि वो अफ़गानिस्तान में केवल हथियारों की खेपी नहीं भेज रहे थे। लेकिन वो सोवियत जंग के दौरान हुआ करता था, तारिक ने बताया। जिहाद के दिनों में जब पूरी दुनिया की दिलचस्पी यहाँ थी, वो खुले हाथों फंड देने और मार्गरेट थैचर के दौरे के दिन थे। बाकी तुम जानती हो लैला, जंग के बाद सोवियत बिखर गया और पश्चिम ने मुंह फेर लिया। अफ़गानिस्तान में अब उनका कुछ भी दाव पर नहीं लगा था और रकम ख़त्म हो गई। अब नासिर बाग में बस तंबू, धूल और खुले सीवर भर हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें एक छड़ी और कैनवस की एक चादर पकड़ाई और हमसे कहा कि अपना तंबू खुद ही बना लो। तारिक ने उसे वो बात बताई जो उसे नासिर बाग के बारे में सबसे ज़्यादा याद आती थी, जहाँ वो एक बरस रहा था। ये भूरा रंग था, भूरे तंबू, भूरे लोग, भूरे कुत्ते, भूरी खिचड़ी। वहाँ एक ठूठ था जिस पर वो रोज़ चढ़ा करता था। वहाँ वो एक शाखा के दोनों तरफ पांव फैलाकर बैठ जाता और धूप में लेटे शरणार्थियों को देखा करता। उनके जख्म और ठूंठ साफ दिखते। वो नन्हे कमज़ोर बच्चों को जहरी कैन में पानी ढोते, आग जलाने के लिए कुत्ते की लीद को जमा करते, भोथरी छुरियों से लकड़ी के एक AK-47 बनाते, आटे की बोरियां घसीटते देखता। शरणार्थी कस्बे में चारों तरफ हवा तंबुओं को फड़फड़ाती, हर जगह घास पतवार के टुकड़े उड़ाती, मिट्टी की झोपड़ियों की छतों पर से उड़ाई जाती पतंगों को ऊंचा उठाती। ढेर सारे बच्चे मर गए। पेचिश, टीबी, भूख, कुछ भी कह लो, ज़्यादातर तो पेचिश से। उफ खुदाया लैला, मैंने इतने सारे बच्चों को दफनाए जाते देखा। देखने के लिए इससे बदतर चीज़ कोई नहीं होगी। उसने अपने पाँव मोड़े। कुछ देर तक खामोशी रही। मेरे अब्बा, वो पहली सर्दियाँ नहीं पार कर पाए, उसने कहा। वो सोते हुए ही मर गए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दर्द हुआ था। उसने बताया कि उन्हीं सर्दियों में उसकी अम्मी को निमोनिया हो गया और वो लगभग मर ही गई थी। वो मर ही जाती अगर कैंप का एक कैंप डॉक्टर नहीं होता जिसने एक स्टेशन वैगन को मोबाइल क्लिनिक बना रखा था। वो सारी रात जगी रहती, बुखार में तपती हुई, गाढ़ा गहरा लाल बलगम फेंकती रहती। तारिक ने बताया कि डॉक्टर से मिलने की कतारें लंबी हुआ करती थीं। कतार में खड़ा हर कोई कांपता रहता, कराहता, खांसता, कुछ के पाँवों पर पखाना बहता रहता। कुछ दूसरे इतने थके हुए या भूखे या बीमार होते कि कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन वो डॉक्टर एक भला आदमी था। उसने मेरी अम्मी की अच्छे से देखभाल की, उन्हें कुछ दवाएं दी, उन सर्दियों में उनकी जान बचा ली। ठीक उन्हीं सर्दियों में तारिक ने एक बच्चे पर धौंस जमाई। 12 या शायद 13 साल का होगा, उसने सपाट तरीके से कहा। मैंने शीशे का एक टुकड़ा उसके गले पर रखा और उसकी कंबल उससे छीन ली। मैंने उसे अपनी अम्मी को दे दिया। तारिक ने कहा कि अम्मी की बीमारी के बाद उसने खुद से कसम खाई कि वो अगली सर्दियां कैंप में नहीं गुजारेंगे। वो काम करेगा, पैसे बचाएगा और वो पेशावर के एक अपार्टमेंट में चले जाएंगे जहां गर्माहट और साफ़ पानी होगा। जब बसंत आया तो उसने काम की तलाश की।
समय समय पर एक ट्रक सुबह सुबह कैंप में आता था और 2-1 दर्जन बच्चों को बटोरकर पत्थर हटाने या बागीचों में सेब चुनने के लिए ले जाता था। इसके बदले में छोटी सी रकम मिलती, कभी कभी एक कंबल या जूतों का एक सेट। तारिक ने बताया कि वो उसे नहीं चाहते थे। मेरे पाँव पर निगाह डालते और बात ख़त्म हो जाती। कुछ दूसरे काम भी थे, गड्ढे खोदना, झोपड़ियाँ बनाना, पानी ढोना, आउट हाउस में से फावड़े से पखाना निकालना। लेकिन बड़े लोग इन कामों के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते और तारिक को कभी मौका ही नहीं मिला। तभी एक दिन उसकी भेंट एक दुकानदार से हुई। ये 1993 का पतझड़ का मौसम था। उसने चमड़े का एक कोट लाहौर पहुंचाने के लिए मुझे रकम की पेशकश की। रकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काफ़ी थी। 1 या शायद 2 महीनों के अपार्टमेंट के किराए के लिए काफ़ी थी। तारिक ने बताया कि दुकानदार ने उसे एक बस टिकट और लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब एक नुक्कड़ का पता दिया, जहां उसे दुकानदार के एक दोस्त को वो कोट पहुंचाना था। मैं पहले से ही जानता था, बेशक मैं जानता था, तारिक ने कहा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। मुझे ये याद रखना चाहिए कि वो जानता था कि मेरी अम्मी कहाँ रहती है, लेकिन रकम इतनी अच्छी थी कि ये सब बातें बेअसर रहीं और सर्दियाँ फिर से आ रही थीं। तुम कितनी दूर तक गए? लैला ने पूछा। बहुत दूर नहीं। उसकी आवाज़ में माफ़ी और शर्मिंदगी का पुट था और उसने ये बात हंसते हुए कही। बस पर तो मैं कभी चढ़ ही नहीं पाया, लेकिन मैं सोचता था कि मैं सेफ़ हूँ, महफूज हूँ। मानो वहाँ कहीं कोई अकाउंटेंट था, एक ऐसा आदमी जो अपने कानों के पीछे पेंसिल खोसे रहता और इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखता, चीज़ों को मिलाता और नीचे देखते हुए कहता, हाँ हाँ, उसे ये मिल सकता है, हम उसे जाने दे सकते हैं। इस आदमी ने पहले ही बकाये का भुगतान कर दिया है। सिलाइयों के नीचे हशीश थी और जब पुलिस ने कोर्ट में छुरी मारी तो वो पूरी सड़क पर बिखर गई। तारिक फिर से हंसा जब उसने ये कहा। ये एक ऊंची होती हिला देने वाली हंसी थी और लैला को याद आया कि जब वो छोटा था तो वो शर्मिंदगी को ढकने के लिए और अपनी बेवकूफ़ी भरे कारनामों को हल्का करने के लिए कैसे हंसा करता था। वो लंगड़ा है, जलमे ने कहा। क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? वो केवल मिलने आया था, मरियम ने कहा। तुम चुप रहो। रशीद ने तड़कते हुए एक उंगली उठाई और वो लैला की तरफ मुड़ा। अच्छा, तुम क्या जानती हो? लैला और मजनू का फिर से मिलन, पुराने ज़माने की तरह? उसका चेहरा पत्थर की तरह हो गया। तो तुमने उसे भीतर आने दिया, यहाँ मेरे घर में? तुमने उसे भीतर आने दिया? वो यहाँ मेरे बेटे के साथ था। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। लैला ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। तुमने एक आदमी को भेजा जिसने मेरे सामने बैठकर, तुम जानते थे अगर मुझे लगेगा कि वो जिंदा था तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और तुम मुझसे झूठ नहीं बोली? रशीद गरजा। तुमने सोचा कि मुझे पता नहीं लगेगा तुम्हारे हरामी के बारे में? तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। और उसने एक बहुत ही गंदी गाली लैला को दी। तारिक जितना ही बातें करता, लैला को उस पल का उतना ही डर लगता जब वो चुप हो जाएगा। उसके बाद आने वाली चुप्पी इस बात का संकेत होगी कि अब ब्यौरा देने की बारी लैला की है। उसे अब अपनी आप बीती बतानी होगी। जिन बातों को यकीनन वो पहले से ही जानता था, उनकी पुष्टि करनी होगी। जब वो रुका तो लैला को लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। उसने अपनी आंखें फेर ली थी। वो नीचे उसके हाथों को देख रही थी, उसके बिखरे हुए काले बालों को जो इन बीच के बरसों में उन हाथों के पीछे उगाए थे। तारिक ने जेल में बिताए दिनों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, बस उसने यही बताया कि वहाँ उसने उर्दू बोलना सीख लिया था। जब लैला ने पूछा कि उसने बेचैनी से अपना सर झटक लिया। इस इशारे में लैला ने जंग लगी सलाखें और बिना नहाई हुई देहों, हिंसक आदमियों और भरे हुए हॉलों और बेकार की चीज़ों के साथ सड़ती हुई छतों को देखा। उसने उसके चेहरे में पड़ा कि वो जलालत, पतन और निराशा से भरी हुई जगह थी। तारिक ने बताया कि उसकी अम्मी ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे मिलने की कोशिश की थी। वो 3 बार आई, लेकिन मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया। उसने कहा। उसने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और उसके बाद कुछ और चिट्ठियाँ, यहाँ तक कि उसे शक हुआ कि वो उनको मिलती भी थी या नहीं।
और मैंने तुमको भी लिखा लैला। मुझे? तुमने लिखा? हाँ, ढेरों। और तुम्हारे दोस्त रूमी अगर मेरा फ़न देखते तो जल मरते। और फिर वो हंसा, और इस बार गरजदार हंसी, मानो वो अपनी बेबाकी से स्तब्ध था और उसने जो किया था उससे शर्मिंदा था। ऊपर जल में फिर गेंद मारने लगा था। तो पुराने दिनों की तरह, रशीद ने कहा, तुम दोनों। मुझे अंदाज़ा है कि तुमने उसे अपनी सूरत भी दिखाई होगी। हाँ, उन्होंने दिखाई, जलमे ने कहा। इसके बाद लैला से बोला, आपने किया था अम्मी, मैंने आपको ऐसा करते देखा था। तुम्हारे बेटे को मेरी उतनी परवाह नहीं है। लैला ऊपर से लौटी तो तारिक ने उससे कहा, हाँ मुझे अफसोस है। ये बात नहीं है वैसे, वो बस छोड़ो उसे। फिर उसने जल्दी से बात बदल दी, क्योंकि जलमे के बारे में इस तरह से सोचना उसे परेशान कर रहा था और वो कसूरवार महसूस कर रही थी, क्योंकि जलमे एक बच्चा था, नन्हा सा बच्चा जो अपने अब्बा से प्यार करता था, और एक अजनबी के प्रति उसका सहज विद्रोह समझ में आने लायक और जायज़ था। और मैंने तुम्हें लिखा लैला, ढेरों, बहुत। तुम मरी में कितने समय से हो? 1 साल से भी कम समय हुआ है, तारिक ने बताया। उसने बताया कि जेल में वो एक बूढ़े से मिला। सलीम नाम का यह आदमी पाकिस्तानी था और कभी का फील्ड हॉकी खिलाड़ी भी रहा था। जेल में उसका आना जाना लगा रहता था और अभी एक खुफिया पुलिस को चाकू मारने के इल्ज़ाम में 10 बरसों से सज़ा काट रहा था। हर जेल में सलीम जैसे लोग हैं, तारिक ने बताया। हमेशा ही कोई ना कोई चालाक और रसूख वाला आदमी होता था जो व्यवस्था को चलाता था और तुम्हें चीज़ें मुहैया कराता था, जिसके आसपास मौके और जोखिम हर वक्त मंडराया करते थे। ये सलीम ही थे जिन्होंने अम्मी के बारे में तारिक के सवालों को बाहर भेजा। ये सलीम ही थे जिन्होंने उसे बैठाकर नर्म अब्बाओं जैसे लहजे में उससे बताया था कि वो सर्दी लगने से मर गई थी। तारिक ने पाकिस्तानी जेल में 7 बरस बिताए। मैं आसानी से छूट गया। मैं खुशकिस्मत था। ये पता लगा कि मेरे मामले की सुनवाई कर रहे जज के भाई की बीवी एक अफ़गानी औरत थी। हो सकता है कि उसने रहमदिली दिखाई हो, पर मैं नहीं जानता। जब तारिक की सज़ा ख़त्म हुई तो 2000 की सर्दियों का शुरुआती वक्त था। सलीम ने अपने भाई का पता और फ़ोन नंबर उसे दिया। उसके भाई का नाम सईद था। उन्होंने कहा कि सलीम का मरी में एक होटल है। तारिक ने बताया, 20 कमरे और एक लाउंज। ये सैलानियों को ठहराने की एक छोटी सी जगह है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तारिक को बस से उतरते ही मरी पसंद आ गया। इसके बर्फ़ से लदे हुए सनोबर, ठंडी साफ़ हवा, बंद शटरों वाले लकड़ी के कॉटेज, चिमनियों से गोल गोल ऊपर उठता हुआ धुआं। सईद का दरवाज़ा खटखटाते हुए तारिक सोच रहा था कि ये वो जगह है जहाँ उसकी अब तक की जानी पहचानी बदहाली की दुनिया की कोई निशान नहीं, बल्कि यहाँ तो मुश्किलों और गम भी फूहड़ लगता है, और उनकी कल्पना वो तो बेमानी है। मैंने खुद से कहा, ये ऐसी जगह है जहाँ आदमी कामयाब हो सकता है। तारिक को इमारत की देखभाल करने और छोटे मोटे मरम्मत के कामों के लिए रख लिया गया। उसने बताया कि उसके आधी तनख्वाह वाले 1 महीने के ट्रायल के दौरान अच्छा काम किया, जिसका जिम्मा सईद ने उसे दिया था। तारिक के बोलने में लैला सईद को देखती थी, जिनके बारे में उसने कल्पना की थी कि वो पतली आँखों और लाल चेहरे वाले इंसान थे। रिसेप्शन ऑफिस की खिड़की के पास खड़े होकर वो तारिक को लकड़ियाँ काटते और राहदरी पर से फावड़े के जरिए बर्फ़ हटाते देख रहे थे। उसने उन्हें तारिक के पैरों पर झुकते हुए देखा जब तारिक सिंक के नीचे चू रहे पाइप की मरम्मत कर रहा था। उन्हें गायब हो गई नकदी के लिए रजिस्टरों की जांच करते देखा। तारिक ने बताया कि उसकी कोठरी रसोइये के छोटे बंगले की बगल में थी। रसोइया एक मैट्रिनुमा उम्रदराज बेवा थी जिसका नाम अदीबा था। दोनों कोठरियाँ होटल से अलग थीं और उनको बादाम के पेड़ों का एक झुंड, एक पार्क बेंच और पिरामिड की शक्ल का एक फव्वारा मुख्य इमारत से अलग करता था, जो गर्मियों में पूरे दिन पानी उड़ाता रहता था। लैला ने कोठरी में तारिक की कल्पना की, जो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ खिड़की से बाहर के पत्तियों से भरी दुनिया को देख रहा था। ग्रेस पीरियड के आखिर में सईद ने तारिक की तनख्वाह पूरी कर दी और उसने कहा कि उसे दोपहर के खाने के पैसे भी नहीं देने होंगे।
उन्होंने उसे एक ऊनी कोट और एक नया पाँव दिया। तारिक ने बताया कि वो उस आदमी की दयाशीलता पर रो पड़ा था। अपनी पहली पूरी तनख्वाह जेब में लिए तारिक शहर गया और अलेना को खरीद लाया। उसके बाल कमाल के सफ़ेद हैं, तारिक ने अब मुस्कुराते हुए कहा। कुछ सुबहों में जब सारी रात बर्फ़ पड़ी हो, खिड़की से बाहर देखने पर उसकी बस 2 आंखें और थूथन ही दिखाई देता है। लैला ने सर हिलाया। फ़ौरन एक और खामोशी उनके बीच आकर बैठ गई। ऊपर जल में फिर से दीवारों पर गेंद मारने लगा था। मुझे लगा कि तुम मर गए थे, लैला ने कहा। हाँ, मुझे पता है, तुमने मुझे बताया। लैला की आवाज़ टूट गई। उसे अपना गला साफ करना पड़ा, हिम्मत जुटानी पड़ी। जो आदमी खबर देने आया था वो इतना संजीदा था, मैंने उस पर भरोसा कर लिया तारिक। मैंने चाहा कि मैं ना करूं, लेकिन मैंने कर लिया। और तब मुझे लगा कि मैं इतनी अकेली और बिखरी हुई हूँ, वरना मैं रशीद से शादी करने को राज़ी नहीं हुई होती। मैं बिल्कुल उससे शादी नहीं करती, लेकिन तुम्हें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, उसने नरमी से उसकी आंखों में देखने से बचते हुए कहा। उसने ये बात जैसे कही उसमें कोई छुपी हुई नाराज़गी और तोहमत नहीं थी, कसूरवार ठहराने का कोई निशान नहीं था। लेकिन मैं कहूँगी, क्योंकि उससे शादी करने की इससे भी एक बड़ी वजह थी। ये एक ऐसी बात है जिसे तुम नहीं जानते तारिक, कोई नहीं जानता, पर मुझे तुम्हें बताना होगा। क्या उसके साथ तुमने भी बैठकर बातें करी जल में? रशीद ने जलमे से पूछा। जलमे ने कुछ नहीं कहा। लैला ने अब उसकी आंखों में हिचक और असमंजसता देखी, मानो उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उसने जो बात खोल दी थी वो उसके ख्यालों से कहीं ज़्यादा बड़ी बात थी। मैंने तुमसे एक सवाल किया है लड़के, जलमे ने थूक निकला। उसकी निगाहें बेचैन थी। मैं ऊपर मरियम के साथ खेल रहा था। और तुम्हारी अम्मी? जलमे ने रोने को होते हुए कहा और माफ़ी मांगते हुई नज़र से लैला की ओर देखा। ठीक है जलमे, अब तुम सब कह ही रहे हो तो ये भी बता दो, सच बोलो, लैला ने उसे कहा। वो नीचे उस आदमी से बातें कर रही थी, उसने पतली आवाज़ में कहा, जिसे एक फुसफुसाहट से भी मुश्किल से ही ऊंची थी। मैं समझता हूँ ये सब, रशीद ने बोला। मिला जुला काम, यानी कि टीम वर्क। जाते वक्त तारिक ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं इसका इंतज़ाम करूँगी, लैला ने कहा। अजीज़ा, वाह! वो शब्दों के मज़े लेते हुए मुस्कुराया, उन्हें अलग अलग तरीके से बोला। जब रशीद उसकी बेटी का नाम लेता था तो लैला को वो बुरा, लगभग फूहड़ लगता था। बहुत प्यारा नाम है लैला, अजीज़ा, और वो बहुत प्यारी है, तुम खुद देखना। उन्होंने आखिरी बार जब एक दूसरे को देखा था तब से 10 बरस बीत चुके थे। लैला के मन में हर वक्त गली में उनका मिलना और छुप कर चूमना घुमड़ता रहता था। उसे जानने का मन कर रहा था कि वो अब उसको कैसी लग रही थी। क्या वो उसे अब भी प्यारी लग रही थी, या क्या वो उसे बूढ़ी, घिस गई, दयनीय लग रही थी, मानो एक डरी हुई, अकड़ी हुई, उम्र दराज औरत हो। लगभग 10 बरस। लेकिन एक पल के लिए वहाँ धूप में तारिक के साथ खड़े रहना ऐसा था कि मानो ये बरस बीते ही ना हो। उसके अम्मी अब्बू की मौतें, रशीद से उसकी शादी, हत्याएं, यहाँ तक कि उसके बच्चे, ये सारा कुछ एक सपने की तरह लगे, एक अजीब से लंबे सफ़र जैसे, मानो वो पिछली दोपहर के उनके साथ और इस पल के बीच का एक छोटा सा अंतराल भर थे।